40 करोड़ लोगों को गिनना, सेंसस करना कितना बड़ा काम होगा। और क्या अगर मैं कहूँ कि आने वाला सेंसस 2027 का सेंसस पेन पेपर से नहीं बल्कि एआई और मोबाइल ऐप से होगा। दिस इज अ टोटल गेम चेंजर। एग्जैक्टली और ये सिर्फ शुरुआत है। आज हम दो अहम मुद्दों पर गहरी चर्चा करेंगे। पहला, आने वाला डिजिटल सेंसस जो डेटा कलेक्शन का फ्यूचर है, और दूसरा, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में जो बड़े बदलाव आ रहे हैं, न्यू रैंकिंग्स, न्यू पॉलिसीज, फॉरेन यूनिवर्सिटीज की एंट्री और बहुत कुछ। चलो लेट्स अनपैक दिस। पहले हम सेंसस 2027 के नए फीचर्स को समझेंगे, फिर हम एजुकेशन सेक्टर में डाइव करेंगे जिसमें क्यूएस रैंकिंग्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अ कंट्रोवर्शियल न्यू बिल और स्कूल एजुकेशन से जुड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स शामिल हैं। रेडी हो जाओ फॉर अ सुपर इन्फॉर्मेटिव सेशन। चलिए तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। टॉपिक नेम सेंसस 2027, ब्रॉड माइक्रो थीम द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया सेंसस। इमेजिन एक एन्यूमरेटर आपके घर आता है, बट इंस्टेड ऑफ अ बल्कि रजिस्टर वो एक टैबलेट निकालता है। आपकी लोकेशन जियो टैग होती है एंड आपका डेटा इंस्टेंटली क्लाउड पर सेव हो जाता है। कूल ना? ये फ्यूचर नहीं, ये है सेंसस 2027। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ एक टेक अपग्रेड नहीं है, ये डेटा को देखने और यूज करने का पूरा तरीका बदल रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चंक, हेडिंग द डिजिटल टूल किट। बेसिकली सेंसस 2027 इंडिया का पहला फुली डिजिटल सेंसस होने जा रहा है। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज होगी जो पहले कभी नहीं हुई। सोच के देखो। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं या ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, अब सेंसस डेटा भी वैसे ही डिजिटली कलेक्ट होगा। नो मोर पाइल्स ऑफ पेपर, सब कुछ स्मूथ एंड फास्ट। ओके, तो कंटेंट डिस्कशन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन। हम देखने जा रहे हैं कि आखिर इस डिजिटल सेंसस का मतलब क्या है। व्हाट आर द न्यू टूल्स इन द बॉक्स। बैकग्राउंड इसका सिंपल है। ट्रेडिशनली सेंसस एक मैसिव लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज रहा है जिसमें ह्यूमन एरर का काफी स्कोप रहता था। डिजिटाइजेशन का एम इस प्रोसेस को मोर एक्यूरेट, फास्टर और एफिशिएंट बनाना है। राइट, तो इसके कोर लॉजिक पे आते हैं। नए टूल्स क्या हैं? कोर लॉजिक में 5 चीजें हैं। पहला, ऑनलाइन मोड यानी सेल्फ एन्यूमरेशन। अब लोग खुद ऑनलाइन पोर्टल पर जाके अपनी डिटेल्स भर सकेंगे। अच्छा। दूसरा, मोबाइल ऐप्स। डेटा कलेक्शन के लिए स्पेशल मोबाइल ऐप्स बनाई गई हैं। तीसरा, जियो रेफरेंसिंग। डिजिटल मैप्स का यूज होगा ताकि हर घर की लोकेशन एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो। वाओ। चौथा, एआई टूल्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा डेटा को प्रोसेस और एनालाइज करने के लिए। और पांचवा, कास्ट एन्यूमरेशन। हाउस होल्ड के सभी मेंबर्स की कास्ट की गिनती भी इसका पार्ट है। ओके, अ लॉट टू अनपैक हियर। तो मेरा पहला सवाल, सेल्फ एन्यूमरेशन का मतलब मैं घर बैठे सेंसस फॉर्म भर सकता हूँ? इसके लिए क्या चाहिए होगा? हाँ बिल्कुल, इसके लिए एक सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल बनाया गया है। और याद रखना, इस प्रोसेस में आधार या मोबाइल नंबर देना मैंडेटरी होगा। फॉर ऑथेंटिकेशन? यस, फॉर ऑथेंटिकेशन। ठीक है। अब ये जियो रेफरेंसिंग थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, इसका आसान मतलब क्या है? अरे सिंपल, जैसे आप गूगल मैप्स पर अपनी लोकेशन देखते हैं, वैसे ही हर घर को एक यूनिक डिजिटल कोऑर्डिनेट यानी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मिलेगा। इससे प्लानिंग में जबरदस्त हेल्प मिलेगी। अच्छा। एक मेमोरी हैक देता हूँ। जियो रेफरेंसिंग इज इक्वल टू घर का जीपीएस कोऑर्डिनेट। समझे? समझ गई, घर का जीपीएस कोऑर्डिनेट। सिंपल। और कास्ट एन्यूमरेशन, ये तो हमेशा से एक सेंसिटिव टॉपिक रहा है, इस बार इसको डिजिटली कैसे हैंडल किया जाएगा? देखो, द फोकस इज ऑन एक्यूरेट डेटा कलेक्शन। डिजिटल फॉर्मेट में डेटा सिक्योर रहता है और इसकी प्रोसेसिंग ट्रांसपेरेंट हो सकती है। ये पॉलिसी मेकर्स के लिए मतलब बहुत क्रूशियल डेटा प्रोवाइड करेगा। और एआई का क्या स्पेसिफिक रोल होगा इसमें, डेटा प्रोसेसिंग के अलावा? एआई का रोल बहुत बड़ा है। डेटा क्लीनिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन और एनालिसिस में हेल्प करेगा। सोचो, इतना सारा डेटा मैनुअली चेक करना कितना मुश्किल होता। एआई विल मेक इट फास्टर एंड स्मार्टर। राइट। तो इन सब फीचर्स को याद रखने का कोई ट्रिक? आपने शुरू में कुछ मैजिक जैसा कहा था। हाँ, जस्ट रिमेंबर मैजिक, मोबाइल ऐप्स, एआई टूल्स, जियो रेफरेंसिंग, इंटरनेट, ऑनलाइन मोड और कास्ट एन्यूमरेशन। सिंपल ना? मैजिक, ये बढ़िया है। MAGIC, मोबाइल, एआई, जियो रेफरेंसिंग, इंटरनेट, कास्ट। सो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है स्पेसिफिकली फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स? दिस इज अ ह्यूज स्टेप फॉर डिजिटल इंडिया। प्रीलिम्स में आपसे इन न्यू फीचर्स के बारे में पूछा जा सकता है, स्पेशली सेल्फ एन्यूमरेशन और जियो रेफरेंसिंग के कॉन्सेप्ट्स। इन्हें जरूर याद रखना। तो इस चंक का कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन सिंपल है। सेंसस 2027 इज नॉट जस्ट अबाउट काउंटिंग पीपल, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ रिच जियो टैग्ड डेटाबेस फॉर बेटर गवर्नेंस। चलो पॉज करके प्रैक्टिस करो। से सेंसस 2027 विल यूज मोबाइल एप्स, एआई, जियो रेफरेंसिंग, ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन एंड कास्ट एन्यूमरेशन। प्रैक्टिसिंग। बिल्कुल। सो इसका मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, अगला सेंसस टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा जो डेटा को मोर प्रिसाइज एंड यूजफुल बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंक 2, द नट्स एंड बोल्ट्स, एप्स एंड डेफिनेशंस। हेडिंग हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, द एप्स एंड रूल्स। तो ये सब होगा कैसे? इसके पीछे 2 पावरफुल मोबाइल एप्लीकेशंस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो फॉलो की जाएंगी। राइट। यस, अब हम डिटेल्स में जाएंगे कि फील्ड पर डेटा कलेक्शन कैसे होगा। इसका बैकग्राउंड ये है कि पहले सुपरवाइजर्स और इन्यूमरेटर्स हाथ से नोशनल मैप्स बनाते हैं, अब ये प्रोसेस डिजिटल हो गया है। ओके। तो कोर लॉजिक कौन सी एप्स हैं? 2 मेन ऐप्स हैं, डिजिटल लेआउट मैप डीएलएम और सेंसस 2027 हाउस लिस्ट। DLM एंड हाउस लिस्ट। ओके। डीएलएम ऐप जो है, ये ऐप ट्रेडिशनल स्केचिंग मेथड को डिजिटली रेप्लिकेट करती है। इसमें बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, लोकेलिटी का नाम, स्ट्रीट, बिल्डिंग नंबर सब रिकॉर्ड होता है।
ये बिल्डिंग को पक्का या कुच्चा में भी क्लासिफाई करती है। अच्छा, मतलब काफी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी। और इसमें अर्बन एरिया को कैसे डिफाइन किया जा रहा है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंपैरिजन के लिए सेंसस 2027 वही अर्बन एरिया डेफिनेशन यूज करेगा जो सेंसस 2011 में थी। दिस इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी। कॉन्टिन्यूटी के लिए, राइट? इंटरेस्टिंगली, यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन ने एक ग्लोबल मेथड डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन इंट्रोड्यूस किया है, जो अर्बन, पेरी अर्बन और रूरल एरियाज को और क्लियरली डिफाइन करता है। इंडिया अभी से यूज नहीं कर रहा। और दिल्ली के बारे में भी कुछ था, एक मेगा अग्लोमरेशन। हाँ, यूएन के एस्टिमेट्स के अनुसार दिल्ली जल्द ही दुनिया के 5 सबसे बड़े एग्लोमरेशंस में से एक होगा। यूएन इन एरियाज को उनकी ट्रू एक्सटेंट से देखता है, जबकि हमारा सेंसस उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज के हिसाब से अलग-अलग रिकॉर्ड करता है। एक और चीज, डेटा देना क्या लीगल ड्यूटी है? बिल्कुल, और याद रखना, सेंसस एक्ट 1948 के सेक्शन 82 के तहत आपसे पूछे गए सवालों का सही जवाब देना लीगल ऑब्लिगेशन है। ओके, अब क्रॉस क्वेश्चनिंग। पहला सवाल, डीएलएम ऐप, मतलब अब ड्राइंग की जगह टैपिंग होगा। Exactly. No more paper maps. Just tap on a digital map, enter details and done. It even classifies the building type. सोच कितना डेटा कलेक्ट हो रहा है। इंडिया यूएन का डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन मेथड क्यों नहीं यूज कर रहा है? कंटिन्यूटी के लिए। अगर हम डेफिनेशन बदल देंगे तो 2011 के डेटा से कंपेयर करना मतलब मुश्किल हो जाएगा। हिस्टोरिकल कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेंसस, याद रखना। इसका क्या इम्पैक्ट होता है? इससे ग्लोबल कंपैरिजन्स में थोड़ा फर्क पड़ता है। यूएन दिल्ली एनसीआर को एक सिंगल यूनिट की तरह देखता है फॉर पॉपुलेशन, जबकि हम दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम को अलग-अलग काउंट करते हैं बेस्ड ऑन स्टेट बाउंड्रीज। गॉट इट। और ये सेक्शन 82 वाला पॉइंट, मतलब मैं जवाब देने से मना नहीं कर सकती। Correct. You are legally bound to answer to the best of your knowledge. This ensures the data is complete and accurate. It's a fundamental part of the Census Act. ओके, लास्ट क्वेश्चन। इस चंक के लिए इन दोनों एप्स के नाम कैसे याद रखें? Simple. DLM मतलब डिजिटल लोकेशन मैप, और दूसरा ऐप तो सीधा है, सेंसस हाउस लिस्ट ऐप। लोकेशन मैप बनाओ, फिर घर की लिस्ट बनाओ। लॉजिकल है ना? हाँ, ये तो लॉजिकल है। तो इसकी यूपीएससी रेलेवेंस क्या है? यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे DLM ऐप के फंक्शंस या डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जा सकता है। द डिफरेंस बिटवीन यूएन's एंड इंडियाज मेथड ऑफ काउंटिंग agglomerations इज ऑल्सो अ पोटेंशियल क्वेश्चन। ठीक है, और कंक्लूजन? Conclusion. The methodology is becoming as important as the data itself, ensuring precision and legal backing. चलो, लेट्स प्रैक्टिस। Data is collected by 2 apps, Digital Layout Map, DLM, and Census House List. Practice? Perfect. अब mini recap. In short, specific apps and consistent definitions are the backbone of this massive digital exercise. ओके, हमने लोगों को काउंट कर लिया। अब बात करते हैं उन्हें एम्पावर करने की, यानी एजुकेशन की। और यहाँ तो इतने चेंजेस हो रहे हैं, इट्स माइंड बॉगलिंग। लेट्स स्टार्ट विद द रिपोर्ट कार्ड ऑफ आवर यूनिवर्सिटीज। टॉपिक नेम, एजुकेशन। ब्रॉड माइक्रो थीम, एनालाइजिंग इंडियाज हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड रैंकिंग्स। चलिए, इस ब्रॉड थीम का पहला चंक, Chunk 1, The Ranking Game, QS Rankings and Index. Heading, QS World University Rankings 2026. हर साल क्वाकुरेली साइमंड्स QS नाम की एक लंदन बेस्ड फर्म दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज को रैंक करती है, और 2026 के रैंकिंग्स में इंडिया ने काफी अहम प्रोग्रेस की है। हाँ, इसको ऐसे समझो जैसे मूवीज के लिए IMDb रेटिंग्स होती हैं, हाँ। वैसे यूनिवर्सिटीज के लिए QS रैंकिंग्स होती हैं। ये स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयर्स को बताती हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी है। तो लेट्स डाइव इनटू द कंटेंट डिस्कशन। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ये है कि इंडियाज प्रेजेंस इन ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स इज रैपिडली इंक्रीजिंग। लेट्स सी द नंबर्स। राइट, और बैकग्राउंड? बैकग्राउंड ये है कि कुछ साल पहले तक बहुत कम इंडियन यूनिवर्सिटीज ग्लोबल रैंकिंग्स में आती थी, बट नाउ द सिचुएशन इज चेंजिंग। ठीक है, कोर लॉजिक पे आते हैं। नंबर्स क्या कहते हैं? एक बिग जंप है। 2026 के QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में 54 इंडियन यूनिवर्सिटीज टॉप 1500 में है। Compare this to just 11 in 2015. That's a huge leap. वाओ, 11 से 54, दैट्स ह्यूज। टॉप परफॉर्मर्स हैं IIT दिल्ली, हमारी हाईएस्ट रैंक्ड इंस्टीट्यूशन है, at 123। उसके बाद IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर और ISC बेंगलुरु हैं। और कुछ नई एंट्रीज भी हैं। हाँ, 8 नए इंस्टीट्यूशंस जैसे अशोका यूनिवर्सिटी और शिव नादर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस ने भी रैंकिंग्स में डेब्यू किया है। इंटरेस्टिंग, इस बार एक नया इंडिकेटर इंटरनेशनल स्टूडेंट डाइवर्सिटी भी ऐड किया गया है। यस, और इसके बाकी पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एंड डिस्कवरी का वेटेज 50% है, एम्प्लॉयबिलिटी का 20%, ग्लोबल एंगेजमेंट का 15%, लर्निंग एक्सपीरियंस का 10% और सस्टेनेबिलिटी का 5%। ओके, क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। 11 से 54 यूनिवर्सिटीज इन अबाउट अ डेकेड, ये तो अमेजिंग है। इसका मेन रीजन क्या है? Several factors: increased focus on research, international collaboration, और मतलब यूनिवर्सिटीज भी अब एक्टिवली इन रैंकिंग्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। दे आर लर्निंग द गेम बेसिकली। एकेडमिक रेप्यूटेशन का 30% वेटेज है, ये कैसे मेजर होता है? ये एक ग्लोबल सर्वे के थ्रू मेजर होता है, जिसमें हजारों एकेडमिक्स को पूछा जाता है कि उनके फील्ड में बेस्ट इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं। इट्स अ पीयर रिव्यू सिस्टम। अच्छा, और साइटेशंस पर फैकल्टी 20% का क्या मतलब है? इट मेजर्स रिसर्च इम्पैक्ट, यानी एक यूनिवर्सिटी के फैकल्टी के रिसर्च पेपर्स को दुनिया भर में कितनी बार साइट किया जा रहा है। मोर साइटेशंस मींस मोर इम्पैक्ट। ये इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है। सही है। टॉप इंडियन परफॉर्मर्स को याद करने का कोई तरीका? Yes. Think of the top 5 as a tech corridor. Start with the capital, Delhi, IIT D. Then go to the financial capital, Bombay, IIT B. Then south to Madras, IIT M. East to Kharagpur, IIT K. And finally to the science hub, Bangalore, IISc. DBMKB, नाइस। DBMKB, याद रहेगा। बिल्कुल। अब ये नया इंडिकेटर, इंटरनेशनल स्टूडेंट डाइवर्सिटी, इससे इंडिया पे क्या असर पड़ेगा? ये हमारे लिए एक चैलेंज हो सकता है।
हमारे कैंपसेस में अभी भी फॉरेन स्टूडेंट्स का रेशियो कम है, बट इनिशिएटिव्स लाइक विश्व बंधु स्कॉलरशिप्स एम टू फिक्स दिस। हम आगे डिस्कस करेंगे। राइट इसकी यूपीएससी रेलेवेंस क्या है? दिस शोज इंडियाज ग्रोइंग सॉफ्ट पावर इन एजुकेशन। प्रीलिम्स में टॉप रैंक्ड इंडियन यूनिवर्सिटी या रैंकिंग पैरामीटर्स लाइक एकेडमिक रेपुटेशन के वेटेज पर सवाल बन सकता है। ओके और इस चंक का कंक्लूजन? While the number of ranked universities is increasing, the focus now needs to shift to breaking into the top 100. चलो प्रैक्टिस करें। In QS World Rankings 2026, IIT Delhi is India's highest ranked institution at 123. Practicing? Good one. Or a mini recap. In short, more Indian universities are getting global recognition, but the real challenge is improving the quality of research and global engagement. वाओ ये तो काफी इंसाइटफुल था और अभी तो हमने सिर्फ सरफेस स्क्रैच किया है। अगर ऐसी ही डीप एनालिसिस पसंद है दोस्त तो एक छोटा सा काम करो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट दैट लाइक बटन एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो ताकि आप कोई भी ऐसी अमेजिंग डिस्कशन मिस ना करो। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स या मेंबरशिप ज्वाइन करने के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नोट्स के लिए भी चेक कर लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चंक पे चलते हैं। चंक 2 अदर इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स। हेडिंग रेप्यूटेशन, एशिया एंड सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स। क्यूएस सिर्फ एक वर्ल्ड रैंकिंग नहीं निकालता, इसके अलावा रेप्यूटेशन, एशिया स्पेसिफिक और सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स भी आती हैं और यहाँ स्टोरी थोड़ी अलग है। हाँ, इंट्रोडक्शन ये है कि लेट्स लुक बियॉन्ड द मेन वर्ल्ड रैंकिंग्स टू गेट अ मोर न्यूएंस्ड पिक्चर। ठीक है, कोर लॉजिक। पहला, वर्ल्ड रेप्यूटेशन रैंकिंग्स 2025। इसमें हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। सिर्फ 4 इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं और वो भी 201-300 बैंड में। ओह सिर्फ 4? हाँ, ISC, IIT दिल्ली, IIT मद्रास और शिक्षा ओ अनुसंधान। फिर आती है QS एशिया रैंकिंग्स 2026। ये शॉकिंग है। पहले 2 साल इंडिया सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेड कंट्री था, पर इन 2026 चाइना आगे निकल गया। व्हाट? कितना आगे? चाइना के 394 इंस्टीट्यूशंस हैं, जबकि इंडिया के 294। और टॉप 100 इन एशिया में चाइना के 25 यूनिवर्सिटीज हैं, जबकि इंडिया के सिर्फ 7। और हमारे 7 इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग पिछले साल से गिरी है। ये तो चिंता की बात है। IIT दिल्ली यहाँ भी इंडिया में बेस्ट है, एट 59th पोजीशन। फिर है QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स। यहाँ 103 इंडियन यूनिवर्सिटीज फीचर हुई। IIT दिल्ली इज अगेन द बेस्ट फ्रॉम इंडिया एट 205। टॉप रैंक्स पर वेस्टर्न कंट्रीज का दबदबा है, विद लुंड यूनिवर्सिटी स्वीडन एट नंबर 1। ठीक है, अब क्रॉस क्वेश्चनिंग। रेप्यूटेशन रैंकिंग्स में हम इतना पीछे क्यों हैं, जबकि वर्ल्ड रैंकिंग्स में आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि रेपुटेशन बिल्ड होने में टाइम लगता है। ये डेकेड्स, समटाइम्स सेंचुरीज की लेगेसी पे डिपेंड करता है। हमारे न्यूअर IITs एंड यूनिवर्सिटीज अभी भी ग्लोबल एकेडमिक कम्युनिटी में अपनी रेपुटेशन बना रहे हैं। ओके, और एशिया में चाइना हमसे आगे निकल गया, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स चाइना इज इन्वेस्टिंग हेविली एंड स्ट्रेटेजिकली इन इट्स यूनिवर्सिटीज। उनके टॉप इंस्टीट्यूशंस को मैसिव फंडिंग और ऑटोनॉमी मिलती है। दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर अस। एशिया के टॉप 100 में हमारे सिर्फ 7 इंस्टीट्यूशंस, इसको याद कैसे रखें? Think of them as India's magnificent 7. 6 IITs, Delhi, Madras, Bombay, Kharagpur, Kanpur, plus the science giant IISc and Delhi University. 6 IITs, IISc और DU, ठीक है। याद रखना, 6 IITs plus IISc plus DU. गुड वन। अब सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग्स में भी हम टॉप 200 से बाहर हैं, इसका क्या रीजन है? This is a relatively new focus area for Indian universities. Things like green campuses, social outreach, transparent governance. अब NEP 2020 के बाद इस पर ध्यान दिया जा रहा है। राइट, लुंड यूनिवर्सिटी स्वीडन नंबर 1 है सस्टेनेबिलिटी में। What can we learn from them? Universities like Lund integrate sustainability into their core mission from research to campus operations. It's a holistic approach, not just an add-on. That's the key lesson. इसकी यूपीएससी रेलेवेंस क्या है? These rankings highlight India's specific weaknesses, academic reputation and breaking into the top elite club. The India-China comparison is a crucial point for mains answers on education and soft power. Conclusion? The ranking story is mixed, progress is visible, but the competition, especially from China, is getting tougher. Let's try this. In QS Asia Rankings 2026, China has more universities than India, and India has 7 institutions in the top 100. Practice? और इसका mini recap. In short, while our global presence is growing, specific areas like reputation and performance within Asia need strategic attention. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Chunk 3, Innovation and Research. Heading, Global Innovation Index and Research Ecosystem. रैंकिंग्स के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है देश की प्रोग्रेस का। आखिर हम नया क्या बना रहे हैं, यानी इनोवेशन। लेट्स चेक इंडियाज रिपोर्ट कार्ड इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। Yes, तो सीधे कोर लॉजिक पर आते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स या GII में इंडियाज रैंक फिनोमिनल है। 2014 में 76 थी, 2015 में 81, फिर 2024 में 39 और 2025 में 38। हमने तेजी से प्रोग्रेस की है। 76 से 38, दैट्स ब्रिलियंट। हमसे आगे मलेशिया 33 और टर्की 37 है। इंडिया लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज में नंबर 1 है। सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया रीजन में भी हम टॉप पर हैं। और ग्लोबल लीडर्स कौन है? स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे इनोवेटिव कंट्री है, फॉलोड बाय स्वीडन एंड USA। ओके, और इसे पब्लिश कौन करता है? इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक UN एजेंसी है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और INSEAD के साथ मिलकर पब्लिश करती है। इनोवेशन के साथ रिसर्च भी जरूरी है, उसके लिए क्या हो रहा है? हाँ, रिसर्च इकोसिस्टम में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है।
एक है स्पार्क स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। इसका काम इंडियन और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के बीच जॉइंट रिसर्च को बढ़ावा देना है। और दूसरा है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक जबरदस्त इनिशिएटिव। ये एक नॉन स्टॉप कोडिंग कॉम्पिटिशन है जहां स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनाते हैं। ठीक है, अब क्रॉस क्वेश्चनिंग, जीआईआई में इतना बड़ा जंप, व्हाट्स द सीक्रेट सॉस? It's a combination of a booming startup ecosystem, increased government focus on R&D, and better performance in indicators like human capital and knowledge creation. ओके, जीआईआई को पब्लिश कौन करता है? ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिल्कुल, याद रखो, इट्स वाइपो। मेमोरी हैक, इनोवेशन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनती है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का गार्डियन है वाइपो। इजी टू रिमेंबर। वाइपो फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, गॉट इट। एसपीआरसी का फुल फॉर्म थोड़ा लंबा है। डोंट वरी अबाउट द फुल फॉर्म, बस याद रखो SPRC इक्वल्स स्पार्क्स, पार्टनरशिप्स इन एकेडमिक रिसर्च एंड कोलैबोरेशन। इसका मेन काम इंटरनेशनल रिसर्च पार्टनरशिप्स है। एसपीआरसी, ठीक है। और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन से एक्चुअली क्या होता है? Imagine a government ministry gives you a problem, like how to reduce traffic congestion using an app. और आपको अपनी टीम के साथ 36 घंटे में एक वर्किंग सोल्यूशन बनाना है। That's the hackathon. It promotes problem solving. कूल। इंडिया 38th रैंक पर है। टॉप 10 में आने के लिए क्या करना होगा? We need to improve our institutions, regulatory environment, infrastructure, and most importantly, increase our R&D spending as a percentage of GDP. That's the next big step. इसकी यूपीएससी रेलेवेंस। India's GIR rank is often quoted to showcase a dynamic economy. Spark and Smart India Hackathon are key government initiatives that can be mentioned in mains answers related to S&T and education. WIPO, as the publisher, is a key prelims fact. एंड कंक्लूजन। India is on the right track in innovation, and government initiatives are creating a supportive ecosystem for research and development. Okay, practice time. India's rank in Global Innovation Index 2025 is 38th and it's published by WIPO. Say it out loud. Excellent. Mini recap. In short, India is rapidly climbing the innovation ladder backed by a stronger research ecosystem. चलिए आगे बढ़ते हैं। चंक 4, Global Opportunities and Collaborations. Heading, Rhodes Scholarship, Foreign Universities and JNU Turkey MOU. अब बात करते हैं ग्लोबल स्टेज की। कैसे इंडियन स्टूडेंट्स दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं और कैसे दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज इंडिया आ रही हैं। तो कोर लॉजिक में पहली चीज है रोड स्कॉलरशिप। ये न्यूज में इसलिए क्योंकि रोड स्कॉलरशिप ट्रस्ट इंडिया के लिए स्कॉलरशिप्स बढ़ाने का प्लान कर रहा है फ्रॉम 2028। अच्छा, ये है क्या एग्जैक्टली? ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए एक प्रेस्टिजियस फुली फंडेड इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट अवार्ड है। अभी इंडिया से हर साल 6 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलती है। ऐसे और भी प्रोग्राम्स हैं? हाँ, श्वार्ट्जमैन स्कॉलर्स प्रोग्राम, ये रोड्स की तरह है बट चाइना की तिंगहुआ यूनिवर्सिटी के लिए। और एक है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, ये मोस्टे की स्कीम है फॉर मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स टू स्टडी अब्रॉड। ओके, अब आते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज इन इंडिया पर। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 12 टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लेटर्स ऑफ इंटेंट दिए हैं इंडिया में कैंपस खोलने के लिए। इनफैक्ट एक यूके यूनिवर्सिटी ने गुरुग्राम में अपना कैंपस शुरू भी कर दिया है फॉर द 2025-26 सेशन। ये NEP 2020 का की रिफॉर्म है। इसके लिए रूल्स क्या हैं? यूजीसी ने इसके लिए रेगुलेशंस बनाए हैं 2023। इन यूनिवर्सिटीज को एडमिशन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर और फैकल्टी रिक्रूटमेंट में ऑटोनॉमी मिलेगी। एक और न्यूज थी JNU तुर्की MOU के बारे में। राइट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU ने तुर्की के इनोनो यूनिवर्सिटी के साथ अपना MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सस्पेंड कर दिया है। ओके, क्रॉस क्वेश्चनिंग देन, रोड स्कॉलरशिप बढ़ने से क्या फायदा होगा? More Indian students will get the opportunity to study at Oxford with a full scholarship. It's a huge prestige booster for the country and brings back top talent. राइट, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप किस किस के लिए है? ये इंपॉर्टेंट है। याद रखो, ये marginalized students के लिए है, specifically from SCs, denotified tribes, DNTs, landless agricultural laborers and traditional artisans. This promotes social equity. ठीक है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में आ रही हैं, इससे इंडियन यूनिवर्सिटीज को कंपटीशन नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, and that's a good thing. Competition से क्वालिटी इंप्रूव होती है। इंडियन इंस्टीट्यूशंस को भी अपने स्टैंडर्ड्स रेज करने होंगे। ये यूनिवर्सिटीज क्या अपनी मर्जी से फीस रख सकती हैं? हाँ, रेगुलेशंस उन्हें फीस सेटिंग में ऑटोनॉमी देते हैं। द आइडिया इज दैट दे शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड मेंटेन देयर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। अच्छा, और JNU ने MOU क्यों सस्पेंड किया? The source only states the fact of suspension. Often, such decisions are based on geopolitical, academic, or administrative reasons. For the exam, knowing which university, Inonu University, Turkey, was involved is sufficient. राइट, इसकी UPSC रेलेवेंस। Internationalization of education is a major theme in NEP 2020. This topic is crucial for mains. Questions on UGC regulations for foreign universities or the significance of schemes like the National Overseas Scholarship can be asked. And the conclusion for this chunk. India's education is opening up in both directions, sending its best students out and welcoming the world's best institutions in. Let's practice this. UGC regulations 2023 allow foreign universities to set up campuses in India with autonomy in fees and admissions. Practice saying. Perfect. Mini recap. In short, the internationalization of Indian higher education is accelerating, creating new opportunities and challenges. अब आते हैं पॉलिसी फ्रेमवर्क पर। चंक 5, द पॉलिसी फ्रेमवर्क, NEP, NIRF, AISHE. हेडिंग, द गाइडिंग लाइट्स, NEP एंड रैंकिंग सर्वे टूल्स। इन सब चेंजेस के पीछे एक मास्टर प्लान है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020।
और इस प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए हमारे पास NIRF जैसे टूल्स हैं। लेट्स अंडरस्टैंड देम। ठीक है, पहले बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP की। हिस्ट्री ये है कि इंडिया में 3 NEPs आई हैं, 1968, 1986, रिवाइज्ड इन 1992 और 2020। पहली NEP कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशंस पर आई थी। और NEP 2020 के की रिफॉर्म्स क्या हैं? 5 बड़े रिफॉर्म्स हैं। 1. फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में आने की परमिशन। 2. UGC AICTE को एक नए सिस्टम से रिप्लेस करना। 3. 4-year मल्टीडिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस। 4. MPhil प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू करना। और 5. क्लास 5th तक मदर टंग रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई को प्रमोट करना। ओके, अब बात करते हैं NIRF और AISH की। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया। ये इंडिया की अपनी रैंकिंग मेथोडोलॉजी है। इसके पैरामीटर्स हैं टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, परसेप्शन। और AISH? AISH ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2010-11 से चल रहा है। ये एक एनुअल सर्वे है जो हायर एजुकेशन का सारा डेटा कलेक्ट करता है, स्टूडेंट एनरोलमेंट, टीचर्स, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चनिंग 4-year UG विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप 1 साल के बाद कोर्स छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 साल के बाद बैचलर्स डिग्री और 4 साल के बाद बैचलर्स विद रिसर्च। नो ईयर इज वेस्टेड। इंटरेस्टिंग। MPhil को क्यों बंद कर दिया गया? NEP 2020 का स्ट्रक्चर है 4-year बैचलर्स, देन मास्टर्स एंड देन डायरेक्टली PhD। MPhil को इस स्ट्रक्चर में रिडंडेंट माना गया। राइट। NIRF और QS रैंकिंग में क्या फर्क है? QS एक ग्लोबल रैंकिंग है विद इट्स ओन पैरामीटर्स। NIRF इंडिया स्पेसिफिक है एंड इट्स पैरामीटर्स आर डिजाइन्ड टू सूट द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जैसे आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी पर फोकस करना। ठीक है, और AISHE का डेटा कौन यूज करता है? पॉलिसी मेकर्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स सभी यूज करते हैं। अगर सरकार को ये डिसाइड करना है कि कहाँ नए कॉलेज खोलने हैं तो वो AISHE डेटा देखेगी। अच्छा, अब एक मेमोरी वाला सवाल। तीनों NEPs के साल याद रखने का कोई तरीका? फर्स्ट वन 1968, सेकंड वन 1986, इसका उल्टा 86 - 68, जस्ट अ ट्रिक टू लिंक देम, और थर्ड रीसेंट वाला 2020। सो 1968, 1986, 2020 रिपीट करो, याद हो जाएगा। 1968, 1986, 2020। ठीक है, UPSC रेलेवेंस। NEP 2020 is one of the most important topics for both prelims and mains. Its key features are frequently asked. NIRF and AISHE are important government initiatives in the education sector. एंड कंक्लूजन? NEP 2020 provides the vision, while tools like NIRF and AISHE help in implementation and tracking progress. Let's practice. NEP 2020 introduced a 4-year UG program with multiple exit options and discontinued the MPhil program. Practice. Great. Mini recap. In short, NEP 2020 is reshaping Indian education, and domestic ranking and survey systems are crucial for its success. next chunk 6, new institutions and controversies. Heading: Cooperatives, retractions and VC appointments. अब कुछ ऐसी खबरों पर नजर डालते हैं जो शो करती हैं कि एजुकेशन सेक्टर में कितनी वैरायटी और एक्शन हो रहा है, फ्रॉम इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी टू अ बिग डिबेट ऑन हु अपॉइंट्स अ वाइस चांसलर। ठीक है, कोड लॉजिक में पहला पॉइंट है फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। गुजरात ने इंडिया की पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के लिए बिल पास किया है। इसका नाम अमूल मूवमेंट के पायनियर त्रिभुवन दास पटेल के नाम पर है। एम है कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए प्रोफेशनल्स ट्रेन करना। नेक्स्ट, NIRF रैंकिंग्स में नेगेटिव स्कोर्स। हाँ, NIRF अब उन रिसर्च पेपर्स के लिए नेगेटिव मार्क्स देगा जो रिट्रैक्ट यानी वापस ले लिए गए हैं। ऐसा एथिकल रिसर्च को प्रमोट करने और गलत प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करने के लिए किया जा रहा है। NIRF के टॉप परफॉर्मर कौन है? IIT मद्रास लगातार 7 साल ओवरऑल टॉप पर है। ओके, और वाइस चांसलर अपॉइंटमेंट वाला डिबेट क्या है? केरला गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच VC अपॉइंटमेंट को लेकर SC में केस चल रहा है। गवर्नर का कहना है कि 2018 UGC रेगुलेशंस के मुताबिक CM का कोई रोल नहीं है, और फ्यूचर में ड्राफ्ट 2025 UGC रेगुलेशंस तो स्टेट गवर्नमेंट्स के रोल को कंप्लीटली हटाने का प्रपोज करते हैं। ओह, UGC रेगुलेशन 7.3 कहता है कि VC अपॉइंटमेंट कमेटी में एक UGC नॉमिनी होना जरूरी है। ठीक है, अब क्रॉस क्वेश्चनिंग, कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी क्या अलग करेगी? ये स्पेसिफिक कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, फाइनेंस और लॉ जैसे सब्जेक्ट्स पर फोकस करेगी। जैसे IIMs बिजनेस मैनेजर्स बनाते हैं, ये कोऑपरेटिव लीडर्स बनाएगी। पेपर रिट्रैक्ट होने का क्या मतलब होता है? मतलब रिसर्च में कोई बड़ी गलती, डेटा फैब्रिकेशन या प्लेजरिज्म पाया गया, जिसकी वजह से जर्नल उस पेपर को ऑफिशियली वापस ले लेता है। इट्स अ बिग ब्लो टू अ रिसर्चर्स रेपुटेशन। ओके, NIRF में टॉप 3 परफॉर्मर्स कौन है? याद रखो, मद्रास हमेशा टॉप पर है, उसके बाद साइंस हब बेंगलोर ISC, फिर बॉम्बे IITB। सो MBB मद्रास बेंगलोर बॉम्बे। MBB, गॉट इट। अब ये VC अपॉइंटमेंट इतना बड़ा इशू क्यों है? क्योंकि VC यूनिवर्सिटी का हेड होता है। उनकी अपॉइंटमेंट प्रोसेस डिसाइड करती है कि यूनिवर्सिटी की एकेडमिक ऑटोनॉमी कितनी है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना है। इट्स अ टग ऑफ वॉर बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंटर थ्रू द गवर्नर एंड UGC। अगर ड्राफ्ट 2025 UGC रेगुलेशंस लागू हो गए तो क्या होगा? तो स्टेट यूनिवर्सिटीज में VC की अपॉइंटमेंट में स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ये सेंटर स्टेट रिलेशंस में एक बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट बन सकता है। इसकी UPSC रेलेवेंस। The VC appointment issue is a classic example of a topic related to federalism and the role of the governor. NIRF's negative marking is a step towards research ethics. These are potent topics for mains. And the conclusion? These developments show a push towards specialization, cooperative university, quality control, NIRF, and centralization of power, VC appointments. Let's practice.
NIRF will now give negative scores for retracted papers to promote ethical research. Practice it. Good. Mini recap. In short, the higher education landscape is evolving with new specialized institutions and stricter governance norms. Now for the biggest proposed change of them all. Chunk 7. The big overhaul. Viksit Bharat Shiksha Adhishtan Bill. Heading: One commission to rule them all. एक नया बिल है जो UGC, AICTE और NCTE इन तीनों बॉडीज को रिप्लेस करके एक सिंगल अम्ब्रेला कमीशन बनाना चाहता है. This is huge. Yes. Introduction. The Viksit Bharat Shiksha Adhishtan VBSA bill proposes a complete restructuring of the higher education regulatory system. Background: For decades, there have been complaints of overlapping jurisdictions and bureaucratic hurdles due to multiple regulatory bodies. तो इसका कोर लॉजिक क्या है? स्ट्रक्चर कैसा होगा? बिल एक 12-मेंबर VBSA विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान प्रपोज करता है. इसके अंडर 3 सेपरेट काउंसिल्स होंगे. 1 रेगुलेटरी काउंसिल विनियमन, 2 एक्रेडिटेशन काउंसिल गुणवत्ता और 3 स्टैंडर्ड्स काउंसिल मानक. ओके. ये UGC, AICTE और NCTE के फंक्शंस को अपने अंडर ले लेगा. UGC का जो ग्रांट्स देने का फंक्शन था, अब वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मैकेनिज्म्स के थ्रू होगा. इसका स्कोप क्या है? ये बिल सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन सब पर लागू होगा. लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, लॉ एटसेट्रा इसके दायरे से बाहर रहेंगे. और ये NEP से अलाइंड है? हाँ, द बिल इज फुली इन लाइन विद NEP 2020's विजन ऑफ अ सिंगल रेगुलेटर. क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम. तो UGC, AICTE, NCTE सब खत्म हो जाएंगे? उनके फंक्शंस इस नए VBSA स्ट्रक्चर में मर्ज हो जाएंगे. So in their current form, they will cease to exist. एक सिंगल कमीशन से क्या फायदा होगा? The government argues it will end red tape, bring uniformity in regulations, and create a more efficient system. Light but tight regulation is the goal. और इसका पोटेंशियल डाउनसाइड क्या है? Critics को डर है कि इससे पावर का ओवर सेंट्रलाइजेशन हो सकता है और यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी कम हो सकती है. UGC का ग्रांट्स फंक्शन मोई के पास चला जाएगा. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फाइनेंशियल कंट्रोल अब डायरेक्टली मिनिस्ट्री के पास होगा, instead of an autonomous body like UGC. This is a significant shift in power. इस बिल के 3 काउंसिल्स को कैसे याद रखें? Simple. Think of it as RAS. Regulatory, Accreditation, Standards. हर यूनिवर्सिटी को इन तीनों चीजों की जरूरत होती है. RAS. याद रखना. RAS, Regulatory, Accreditation, Standards. Right. इसकी UPSC relevance. This is a landmark bill. A definite question in mains on governance and education reform. Its pros and cons and its alignment with NEP 2020 are critical aspects to analyze. And the conclusion? The VBSA bill, if passed, will be the most significant reform in Indian higher education regulation in decades, aiming for integration and efficiency. Let's practice. The VBSA bill proposes to subsume UGC, AICTE, and NCTE into a single umbrella commission with 3 councils. Practice saying it. Perfect. Mini recap. In short, the government is moving towards a single powerful regulator for higher education to streamline the system. अब आगे बढ़ते हैं टैलेंट अट्रैक्ट करने तक. Chunk 8, Attracting Talent and Funding Research. Heading: विश्व बंधु स्कॉलरशिप्स एंड भारत विद्या कोश. एक तरफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया आ रही हैं, पर हम फॉरेन स्टूडेंट्स को इंडिया आने के लिए कैसे अट्रैक्ट करें और रिसर्च के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए नीति आयोग के पास कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं. हाँ, कोर लॉजिक में पहला आइडिया है विश्व बंधु स्कॉलरशिप्स. नीति आयोग ने विश्व बंधु फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स शुरू करने का सजेशन दिया है टू अट्रैक्ट फॉरेन स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी. इसकी जरूरत क्यों है? द प्रॉब्लम इसकी रेशियो बहुत स्क्यूड है. हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इंडिया आता है, उसके बदले 28 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए अब्रॉड जाते हैं. 1:28. That's a lot. हाँ, इसकी इंस्पिरेशन यूरोप के एरास्मस प्लस प्रोग्राम से ली गई है. और रिसर्च फंडिंग के लिए क्या आइडिया है? उसके लिए है भारत विद्या कोश. नीति आयोग ने एक नेशनल रिसर्च सॉवरेन वेल्थ फंड बनाने का सजेशन दिया है. फंड कितना बड़ा होगा? 10 बिलियन का फंड प्रपोज किया गया है. और इसका फंडिंग मॉडल? 50% पैसा डायस्पोरा और फिलैंथ्रोफी से आएगा और बाकी 50% सेंटर एज अ मैचिंग कंट्रीब्यूशन देगा. ओके, क्रॉस क्वेश्चनिंग. 1.28 का रेशियो, ये तो बहुत ज्यादा है. इससे आखिर प्रॉब्लम क्या है? 2 major problems. First, we lose a lot of foreign exchange, मतलब brain drain and wealth drain. Second, our campuses miss out on the cultural and academic diversity that foreign students bring. Erasmus Plus प्रोग्राम क्या है? ये यूरोपियन यूनियन का एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है जो स्टूडेंट्स और स्टाफ को यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में स्टडी, वर्क या ट्रेन करने के लिए फंड करता है. इट प्रमोट्स मोबिलिटी एंड कल्चरल एक्सचेंज. भारत विद्या कोश एक सॉवरेन वेल्थ फंड है. इसका क्या मतलब? A sovereign wealth fund is a state-owned investment fund. यहाँ the idea is to create a large, dedicated pool of money specifically for funding research in India, free from a ministry's annual budget cycles. इस फंड में डायस्पोरा का कंट्रीब्यूशन क्यों मांगा जा रहा है? To tap into the financial and emotional connect that the successful Indian diaspora has with their home country. It's a way to get them involved in India's growth story. इससे रिसर्च फंडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? It could be a game changer. $10 billion is a significant amount. अगर ये फंड a long-term vision के साथ मैनेज किया जाए, तो ये इंडियन रिसर्च को ग्लोबली competitive बना सकता है. UPSC relevance. These are policy recommendations from Niti Aayog, making them very important for mains. They can be used as forward-looking solutions on education, research, and diaspora relations. And the conclusion? Innovative funding and scholarship models are being proposed to make India a global education hub. Let's say this together.
नीति आयोग recommended Vishwa Bandhu scholarships to attract foreign students and a Bharat Vidya Kosh for research funding. Practice. Good. Mini recap. In short, the focus is on attracting global talent and creating a sustainable funding model for research. हायर एजुकेशन की तो बहुत बात हो गई, चलो अब आते हैं फाउंडेशन पर. स्कूल एजुकेशन. चंक 9. स्कूल एजुकेशन स्कीम्स एंड राइट्स. हेडिंग समग्र शिक्षा, पीएम श्री एंड द आरटीई एक्ट. यहाँ भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स और लीगल डिबेट्स चल रहे हैं. हाँ, कोर लॉजिक में पहले बात करते हैं समग्र शिक्षा एंड पीएम श्री की. पीएम श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया 2022 में लॉन्च हुई एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. इसका एम 14,500 एग्जिस्टिंग स्कूल्स को एनईपी 2020 के मॉडल इंस्टीट्यूशंस के रूप में अपग्रेड करना है. और समग्र शिक्षा? ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम है फॉर स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12. इसने सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन को सब्ज्यूम कर लिया है. ये अभी न्यूज में क्यों है? तमिलनाडु ने सेंटर से इस स्कीम के अंडर पेंडिंग फंड्स रिलीज करने को कहा है. मद्रास एचसी ने भी कहा कि आरटीई फंडिंग को अलग से डिसबर्स किया जाए. आरटीई एक्ट का सेक्शन 7 कहता है कि फंड करना सेंटर और स्टेट्स की कंकरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके. और माइनॉरिटी रन स्कूल्स और आरटीई एक्ट का क्या इशू है? सुप्रीम कोर्ट अब एक लार्जर बेंच को ये डिसाइड करने के लिए भेज रहा है कि क्या माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस MEIs आरटीई एक्ट से पूरी तरह एग्जेम्प्ट है. द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन आर्टिकल 31 जो माइनॉरिटीज को अपने इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने का राइट देता है और आर्टिकल 21A जो राइट टू एजुकेशन देता है. 2014 के प्रमति केस में एससी ने MEIs को आरटीई के सेक्शन 12(1)(c) 25% रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप्स से एग्जेम्प्ट कर दिया था. अब इस पर फिर से विचार होगा. ओके, क्रॉस क्वेश्चनिंग. पीएम श्री स्कूल्स नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल से कैसे अलग होंगे? ये एग्जाम्पलर स्कूल्स होंगे. इनमें एनईपी 2020 के सारे फीचर्स इंप्लीमेंट होंगे, लाइक एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग और फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट. वो दूसरे स्कूल्स के लिए मेंटर का काम करेंगे. समग्र शिक्षा का इंटीग्रेटेड होने से क्या फायदा है? पहले प्री स्कूल, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए अलग अलग स्कीम्स थी. अब सब एक ही अम्ब्रेला में है. इससे प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन स्मूथ होता है. इट इंश्योर्स अ सीमलेस ट्रांजिशन फॉर स्टूडेंट्स. सेंटर और स्टेट के बीच फंडिंग का इशू क्यों होता है? इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स फंडिंग एक फिक्स्ड रेशियो में शेयर होती है, जैसे 60-40. कभी-कभी स्टेट्स क्लेम करते हैं कि सेंटर अपना शेयर टाइम पर रिलीज नहीं करता, जिससे स्कीम इंप्लीमेंटेशन पर असर पड़ता है. राइट. तो माइनॉरिटी स्कूल्स का मेन आर्गुमेंट क्या है एग्जेम्पशन के लिए? उनका कहना है कि आरटीई के रेगुलेशंस उनके आर्टिकल 31 के अंडर राइट टू एडमिनिस्टर में इंटरफेरेंस करते हैं. फॉर एग्जांपल 25% रिजर्वेशन से उनका एडमिशन प्रोसेस अफेक्ट होता है. और दूसरी तरफ का आर्गुमेंट क्या है? दूसरी तरफ का आर्गुमेंट ये है कि राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 में एक फंडामेंटल राइट है और क्वालिटी एजुकेशन का राइट सभी बच्चों को मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ें. The larger bench will now try to balance these two fundamental rights. इसकी UPSC relevance? EM Shri and Samagra Shiksha are flagship schemes. The minority institutions and RTE debate is a classic constitutional law question for mains involving fundamental rights, Article 21A, 30. And the conclusion? Ensuring quality and equity in school education involves both implementing large-scale schemes and resolving complex constitutional questions. Practice this sentence. Samagra Shiksha is an integrated scheme for school education and PM Shri aims to create model schools based on NEP 2020. Perfect. Mini recap. In short, school education reforms are focused on holistic development through schemes and are also navigating crucial legal challenges. चलिए आखिरी chunk 10, the teachers TET and PGI. Heading teacher qualification and state performance. एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम अच्छे टीचर्स के बिना अधूरा है. Let's talk about the minimum qualification for teachers, the TET. और फिर देखेंगे कि हमारे स्टेट्स स्कूल एजुकेशन में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं थ्रू द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स. ठीक है. कोर लॉजिक पे पहले है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET. क्लासेस 1 to 8 के लिए टीचर बनने के लिए ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है एज मैंडेटेड बाय द आरटीई एक्ट. ये न्यूज में क्यों है? तमिलनाडु ने एससी के एक जजमेंट का रिव्यू मांगा है. जजमेंट कहता है कि इन सर्विस टीचर्स को टेट क्लियर करना होगा, वरना कंपल्सरी रिटायरमेंट हो सकती है. इसका लीगल बेसिस क्या है? आरटीई एक्ट का सेक्शन 23(1) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE को टीचर क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब करने की पावर देता है. ओके, और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI क्या है? PGI 2.0 ये अभी न्यूज में है क्योंकि चंडीगढ़ 2023-24 के लिए स्कूल एजुकेशन में बेस्ट परफॉर्मर है. मेघालय लोएस्ट रैंक्ड है. ये स्टेट्स यूटीज को 1000 पॉइंट्स पर असेस करता है. इंडिकेटर्स इंक्लूड लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विटी एटसेट्रा. और इसे रिवैम्प किया गया है? हाँ, it was revamped in 2021 to align with NEP 2020 and Sustainable Development Goals (SDGs). इसमें स्कोर रेंजेस है? दक्ष से आकांक्षी 3 तक. की फाइंडिंग क्या है? की फाइंडिंग ये है कि किसी भी स्टेट यूटी ने हाईएस्ट ग्रेड दक्ष अचीव नहीं किया है. क्रॉस क्वेश्चनिंग. SC का जजमेंट इतना स्ट्रिक्ट क्यों है? कंपल्सरी रिटायरमेंट? The court's intention is to ensure that every teacher meets the minimum quality standards set under the RTE Act. The law was enacted in 2009, so the court believes enough time has been given to acquire the qualification. PGI में चंडीगढ़ हमेशा टॉप पर क्यों रहता है? Being a small urban UT gives it an advantage in managing infrastructure and teacher deployment. लेकिन उनका focus on governance and learning outcomes भी consistently high रहता है. No state in Daksh category. इसका क्या मतलब है? It shows that even the best performing states have significant room for improvement across various domains of school education. It's a reality check. PGI 2.0 NEP 2020 से कैसे aligned है?
It has incorporated new indicators related to digital education, skill development, and learning outcomes, which are key focus areas of NEP 2020. इस पीटीआई रैंकिंग से स्टेट्स को क्या फायदा होता है? It creates a sense of competitive federalism. States are encouraged to improve their performance to get a better rank. It also helps them identify the specific areas of weakness and work on them. राइट इसकी यूपीएससी रेलेवेंस? TET is crucial for understanding teacher quality regulations. PGI is a key report to quote in mains answers on school education, federalism, and governance. The performance of different states can be used as examples. एंड द फाइनल कंक्लूजन? Improving teacher quality through mandatory qualifications and measuring state performance through comprehensive indices are key strategies to enhance school education outcomes. Let's practice. As per PGI 2.0 for 2023-24, Chandigarh is the best performer and no state has achieved the highest Daksh grade. Practice. Excellent. And the mini recap. In short, the focus is now on both teacher accountability and a data-driven approach to grade the performance of state school education systems. Phew, what a session. हमने सेंसस 2027 की डिजिटल दुनिया से शुरू किया और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के हर कोने को एक्सप्लोर किया। रैंकिंग्स, पॉलिसीज, न्यू बिल्स, स्कूल स्कीम्स, सब कुछ। इट्स क्लियर कि इंडिया में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। Absolutely. आज की हमारी चर्चा का ब्रॉड माइक्रो थीम था एनालाइजिंग इंडियाज गवर्नेंस शिफ्ट्स इन सेंसस एंड एजुकेशन। हमने देखा कि सेंसस 2027 टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे डेटा कलेक्शन को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है। फिर हमने हायर एजुकेशन में रैंकिंग्स का खेल समझा, जहां हम आगे बढ़ रहे हैं बट कॉम्पिटिशन टफ है। हमने NEP 2020 और VBSA बिल जैसे लैंडमार्क पॉलिसी शिफ्ट्स को डिकोड किया, जो पूरे सिस्टम को रीशेप कर रहे हैं। और आखिर में हमने स्कूल एजुकेशन में क्वालिटी और इक्विटी के लिए हो रहे एफर्ट्स जैसे PM श्री और PGI को देखा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपके पास है, बट हियर्स अ फाइनल थॉट टू मल ओवर. With so much focus on centralization in education regulation, from VC appointments to the VBSI bill, what is the one single measure that states can take to protect their unique academic priorities while still aligning with the national vision? एक अहम सवाल है, इस पर सोचना जरूरी है। अगली बार तक कीप लर्निंग और keep questioning. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। क्या आप जानते हैं कि पुणे के एक छोटे से गांव के जिला परिषद स्कूल ने हाल ही में वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज जीता है? हाँ, मैंने भी पढ़ा था. सोचिए, एक गांव का स्कूल ग्लोबल स्टेज पर। ये बदलते भारत की एक जबरदस्त तस्वीर है. और ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। आज हम भारत के एजुकेशन सिस्टम में हो रहे कुछ बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण बदलावों की गहराई से पड़ताल करेंगे। बिल्कुल. क्लासरूम्स में AI से लेकर हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए बन रही पॉलिसीज तक सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक नेम है इंडियन एजुकेशन लैंडस्केप एंड सोशल पॉलिसीज अपडेट। और हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम है अ डीप एनालिसिस ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियाज एजुकेशन सेक्टर एंड की पॉलिसीज फॉर वल्नरेबल सेक्शंस। हम पारक सर्वे के नतीजों से शुरुआत करेंगे, फिर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, AI इन एजुकेशन, एकलव्य स्कूल्स, निपुण मिशन और अंत में सीनियर सिटीजन्स के लिए बनी नई नीतियों पर बात करेंगे। हाँ, और पूरी चर्चा बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड और एंगेजिंग होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, टॉपिक 1, परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण। तो सबसे पहले ये परख है क्या? देखिए, परख, जिसे पहले नेशनल अचीवमेंट सर्वे या NAS कहते थे, ये बताता है कि हमारे देश के स्कूलों में बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा। बट अ की थिंग टू रिमेंबर इज, ये एक सिस्टम लेवल डायग्नोस्टिक टूल है, इंडिविजुअल स्टूडेंट स्कोरिंग के लिए नहीं। राइट, एक हेल्थ चेकअप फॉर द एंटायर एजुकेशन सिस्टम, ना कि किसी एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड। एग्जैक्टली। इमेजिन करो कि सरकार को जानना है कि क्या लर्निंग बाय डूइंग का मेथड काम कर रहा है या नहीं। तो वो परख के डेटा को देखकर समझेंगे कि जिन स्कूलों में ये लागू हुआ वहां बच्चों के लर्निंग आउटकम्स बेहतर हुए या नहीं। इट्स अ ह्यूज फीडबैक मैकेनिज्म। गॉट इट। तो हाल के सर्वे में चैंपियंस कौन बनकर उभरे? पंजाब, HP, केरला, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और चंडीगढ़ टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं। इंटरेस्टिंग। इस सर्वे का बैकग्राउंड क्या है? कब से हो रहा है ये? ये सर्वे 2001 से हर 3 साल में होता है। इसका मकसद पॉलिसी मेकर्स को एजुकेशनल इंटरवेंशंस की इफेक्टिवनेस को समझने और लर्निंग गैप्स को भरने में मदद करना है। और इसको मैनेज कौन करता है? फ्रेमवर्क NCERT बनाता है और CBSE ऑपरेशंस मैनेज करता है। सो कोर लॉजिक क्या है इसके पीछे? बस एग्जाम्स होते हैं? नहीं, सर्वे में लैंग्वेज, मैथ्स, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट होते हैं, लेकिन इसके साथ ही स्टूडेंट, टीचर और स्कूल एनवायरनमेंट की जानकारी भी कलेक्ट की जाती है। वाओ, क्यों? ताकि पता चले कि लर्निंग को कौन से फैक्टर्स प्रभावित कर रहे हैं। इट्स अ 360 डिग्री व्यू। इसमें स्टेट्स की रैंकिंग भी होती है? हाँ, जैसे मिडिल रैंकिंग स्टेट जिनको आकांक्षी कहते हैं, उसमें पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, MP, UP, JNK जैसे राज्य शामिल हैं। और कोई स्पेसिफिक इंप्रूवमेंट जो हाईलाइट हुई हो? यस, बिहार और तेलंगाना ने स्कूल एजुकेशन एक्सेस में सबसे ज्यादा सुधार दिखाया और दिल्ली, JNK और तेलंगाना ने इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस की है। दैट्स सिग्निफिकेंट। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट और UPSC प्रीलिम्स रेलेवेंस क्या है? देखो, इसका डेटा नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एजुकेशन पॉलिसी को सीधे प्रभावित करता है। प्रीलिम्स के लिए याद रखना, पारक इज अ सिस्टम लेवल डायग्नोस्टिक टूल, नॉट एन इंडिविजुअल असेसमेंट टूल। ओके, सिस्टम लेवल, गॉट इट। इसका पुराना नाम NAS था और टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स का नाम याद रखना भी जरूरी है। सो बेसिकली पारक सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड नहीं है, बल्कि एक रोड मैप है। ये बताता है कि एजुकेशन सिस्टम में कहां और कैसे सुधार करना है। प्रिसाइसली। अच्छा, तो एक क्रॉस क्वेश्चन, अगर मैं कहूं कि परख एक स्टूडेंट का फाइनल एग्जाम स्कोर बताता है, तो क्या ये सही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। ये इंडिविजुअल स्कोरिंग के लिए नहीं, बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम की हेल्थ को जांचने के लिए है।
याद रखना। राइट। और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टॉप स्टेट्स को याद रखने का कोई मेमोरी हैक? हाँ, एक सिंपल सा है। आप पंजाब की चांद हवा याद रख सकते हैं। पंजाब की चांद हवा। ओके, ब्रेक डाउन कीजिए। पंजाब, की से केरला, चांद से चंडीगढ़, ह से हिमाचल और अवा से दमन एंड दीव। सिंपल है ना? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और सवाल। परख का डेटा कलेक्शन सिर्फ टेस्ट स्कोर्स पर बेस्ड है? नहीं, जैसा मैंने बताया, ये कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी लेता है, जैसे टीचर्स की ट्रेनिंग, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा। इट गिव्स अ होलिस्टिक व्यू। गॉट इट। और सर्वे कौन सी 2 मेन बॉडीज मैनेज करती हैं? फिर से बताइए। फ्रेमवर्क एनसीईआरटी बनाता है और सर्वे ऑपरेशंस सीबीएसई देखता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस में टॉप 3 कौन थे? दिल्ली, जेएनके एंड तेलंगाना। इसे आप डीजेटी से याद रख सकते हैं। डीजेटी, परफेक्ट। तो चलिए एक प्रैक्टिस क्यू लेते हैं। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग Parakh, formerly NAS, is a system-level diagnostic survey to assess learning outcomes and guide education policy. बिल्कुल। सो फॉर अ मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, परख हमें बताता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ खड़ा है और आगे कहाँ जाना है। ग्रेट। चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक 2, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ये हमेशा से एक सेंसिटिव टॉपिक रहा है। हाँ बिल्कुल, बट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत सभी स्टूडेंट्स को स्कूल में 3 भाषाएं सीखनी होंगी, लेकिन ये फॉर्मूला पहले से कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कैसे? एक रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए। जरूर। सो जो एक स्टूडेंट महाराष्ट्र में है, वो मराठी, इंग्लिश और अपनी पसंद की कोई भी तीसरी भाषा जैसे संस्कृत या स्पेनिश पढ़ सकता है। द की इज चॉइस, नॉट कंपल्शन। आई सी। तो ये फॉर्मूला हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है, बट एनईपी 2020 ने इसमें एक नया मोड़ ला दिया है। फोकस इम्पोजिशन पर नहीं, चॉइस पर है। एग्जैक्टली। बैकग्राउंड ये है कि ये फॉर्मूला पहली बार 1968 की एनईपी में आया था, जिसमें नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में हिंदी पढ़ाना अनिवार्य था, जिससे काफी विवाद हुआ था। राइट। तो कोर लॉजिक अब क्या है? एनईपी 2020 कहता है कि राज्य, क्षेत्र और छात्र अपनी भाषाएं चुनेंगे। बस शर्त यह है कि 3 में से कम 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए। 2 इंडियन लैंग्वेजेस, दैट्स द कंडीशन। यस, इसमें होम लैंग्वेज या मदर टंग में बाइलिंगुअल टीचिंग पर भी जोर दिया गया है और संस्कृत को एक इंपॉर्टेंट ऑप्शनल चॉइस के रूप में रखा गया है। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है, स्पेशली फ्रॉम अ यूपीएससी पर्सपेक्टिव? ये पॉलिसी भारत के फेडरल स्ट्रक्चर और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का सम्मान करती है। प्रीलिम्स के लिए कस्तूरी रंगन कमेटी का नाम याद रखना। कस्तूरी रंगन कमेटी क्यों? उन्होंने ही बैकलैश के बाद ड्राफ्ट एनईपी से मैंडेटरी हिंदी क्लॉज हटाया था। ऑल्सो द की डिफरेंस बिटवीन 1968 एंड 2020 पॉलिसी इज क्रूशल। तो इसका कंक्लूजन ये है कि द न्यू 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इज अबाउट प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म इन अ वे दैट फील्स एम्पावरिंग, नॉट फोर्स्ड। कूल ना? एब्सोल्युटली। चलिए क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। 1968 और 2020 के फॉर्मूले में सबसे बड़ा अंतर क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी एंड नो इम्पोजिशन। 1968 में हिंदी अनिवार्य थी, 2020 में चॉइस है। इसके लिए कोई मेमोरी हैक? हाँ, 1968 को रिजिड एच, रिजिड हिंदी और 2020 को फ्लेक्सिबल टू आई, फ्लेक्सिबल विथ 2 इंडियन लैंग्वेजेस से याद रखें। समझे? ब्रिलियंट। रिजिड, फिक्स्ड, टू आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कोई राज्य 2 भारतीय भाषाओं के साथ एक फॉरेन लैंग्वेज ऑफर कर सकता है? यस, एब्सोल्युटली, दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। और एनईपी 2020 में बाइलिंगुअल टीचिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पढ़ाई 2 भाषाओं में होगी, खासकर होम लैंग्वेज और इंग्लिश में, ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट्स बेहतर समझ आए। गुड पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन। किस कमिटी ने मैंडेटरी हिंदी क्लॉज हटाने में रोल प्ले किया? द कस्तूरी रंगन कमेटी। ये दिखाता है कि पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस रिस्पॉन्सिव था। Excellent. So let's do the practice cue. Now pause and practice saying NEP 2020's 3 language formula is flexible, promoting multilingualism with at least 2 Indian languages. परफेक्ट। और मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, ये फॉर्मूला भाषाई विविधता का जश्न मनाता है, उसे दबाता नहीं है। अब आते हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक पर। पार्ट 2, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन एजुकेशन। टॉपिक 3, पढ़ाई विद एआई एंड एआई इन एजुकेशन। यस, अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे स्कूल्स में एंट्री ले चुका है। राजस्थान के टोंक जिले में पढ़ाई विद एआई इनिशिएटिव शुरू हुआ है, ताकि स्टूडेंट्स को मुश्किल सब्जेक्ट्स में मदद मिल सके। वाओ, इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा? इमेजिन अ स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद अलजेब्रा। एक एआई ट्यूटर ऐप उसे पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइजेस और एक्सप्लेनेशंस दे सकता है, बिल्कुल एक पर्सनल टीचर की तरह। दैट्स द पावर ऑफ एआई इन एजुकेशन। फैसिनेटिंग। तो ये सिर्फ एक स्टेट लेवल इनिशिएटिव है या नेशनल लेवल पर भी कुछ हो रहा है? बहुत कुछ। भारत सरकार का इंडिया एआई मिशन एजुकेशन सेक्टर में एआई सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस कोई स्थापित करने की बात करता है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्लास 3 से ही एआई को करिकुलम में इंट्रोड्यूस करने की तैयारी में है। क्लास 3 से? दैट्स एम्बिशियस। इट इज। इंडिया एआई मिशन 2 मेन पिलर्स पर खड़ा है। इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी, एआई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, टैलेंट डेवलप करना। ओके, कंप्यूट एंड स्किल्स। तो करिकुलम में इसका कोर लॉजिक क्या होगा? सीबीएसई स्कूल्स में क्लास 6 से एआई एक स्किल सब्जेक्ट के रूप में ऑफर किया जाएगा। क्लास 6 में फोकस एआई लिटरेसी पर होगा। एआई लिटरेसी मतलब एआई कैसे काम करता है ये समझना। और फिर क्लासेस 11-12 में एआई स्किल्स पर फोकस होगा, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग, एनएलपी एटसेट्रा। सो इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ये है कि हम बच्चों को फ्यूचर रेडी बना रहे हैं। यूपीएससी के लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? यूपीएससी के लिए एआई लिटरेसी और एआई स्किल्स के बीच का अंतर समझना जरूरी है। लिटरेसी इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स आर अबाउट क्रिएटिंग। ऑल्सो इंडिया एआई मिशन के पिलर्स इंपॉर्टेंट है।
So, the conclusion is, India is not just using AI, it's preparing a whole generation to build with AI. This is a massive leap. Absolutely. चलिए, क्रॉस क्वेश्चंस। पढ़ाई विद एआई इनिशिएटिव किस राज्य में लॉन्च हुआ? राजस्थान के टोंक जिले में अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ ग्रासरूट्स टेक इम्प्लीमेंटेशन। और इंडिया एआई मिशन के 2 पिलर्स कौन से हैं? मेमोरी हैक, C&S, compute and skills. Simple. परफेक्ट। एआई लिटरेसी और एआई स्किल्स में क्या फर्क है? AI literacy is like knowing how to drive a car. AI skills are like knowing how to build a car engine. समझे? बहुत अच्छा एनालॉजी है। ओके, किस क्लास से एआई को करिकुलम में इंट्रोड्यूस करने का प्लान है? क्लास 3 से और स्किल सब्जेक्ट के रूप में क्लास 6 से। लास्ट क्वेश्चन, क्या इंडिया एआई मिशन का फोकस सिर्फ एजुकेशन है? नहीं, इसका एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव लार्ज स्केल सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए AI सॉल्यूशंस बनाने पर भी फोकस करता है। ग्रेट, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिसिंग, India is integrating AI into its school curriculum, focusing on AI literacy from class 6 and AI skills in higher classes. Good one. Mini recap. In short, the goal is to move from being AI consumers to AI creators. Isn't this amazing? AI अब क्लास 3 से टेक्नोलॉजी एजुकेशन को कितना बदल रही है। अगर आपको ऐसे ही माइंड ब्लोइंग इनसाइट्स पसंद आ रहे हैं तो एक सेकंड निकालकर प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। हाँ, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबा दो ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स और मेंबरशिप ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं। आपके सपोर्ट से ही हम ऐसी गहरी छानबीन कर पाते हैं। चलो, लेट्स गेट बैक टू आवर डिस्कशन। Okay, so our next topic is टॉपिक 4, विकसित भारत बिल्डाथॉन। yes. तो ये क्या है? प्रिंट्स कहा गया है। इंडियाज लार्जेस्ट। वाओ। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाइए इसका स्केल। इमेजिन करो, देश भर के लाखों स्कूल स्टूडेंट्स एक ही दिन एक ही समय पर विकसित भारत के लिए अपने आइडियाज और प्रोडक्ट प्रोटोटाइप्स पर काम कर रहे हैं। अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑन अ नेशनल स्केल। दैट्स ह्यूज। इसका इंट्रोडक्शन मतलब कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया? इस बिल्डाथॉन में करीब 1 करोड़ स्टूडेंट्स ने 3 लाख स्कूल से पार्टिसिपेट किया। दैट्स अ ह्यूज नंबर। अनबिलीवेबल। बैकग्राउंड क्या है इसका? गोल क्या था? इसका गोल क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स को इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इनकरेज करना है। तो कोर लॉजिक क्या था? करना क्या था उन्हें? स्टूडेंट्स को विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए आइडियाज और प्रोटोटाइप्स डेवलप करने के लिए कहा गया। दिस इज अबाउट फॉस्टरिंग अ माइंडसेट ऑफ इनोवेशन फ्रॉम अ यंग एज। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या है? यूपीएससी मेंस के लिए रेलेवेंट है? हाँ, ये इनिशिएटिव यंग माइंड्स में नेशनल गोल्स के प्रति ओनरशिप की भावना पैदा करता है। यूपीएससी मेंस में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या इनोवेशन इकोसिस्टम पर एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हैं। So in conclusion, it's a brilliant way to channel the energy and creativity of millions of students towards nation building. एग्जैक्टली। Let's do a quick cross questioning. ये बिल्डाथॉन किस विजन से जुड़ा है? विकसित भारत 2047। इसमें किन क्लासेस के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया? क्लासेस 6 to 12। राइट। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? आइडियाज जनरेट करना या प्रोडक्ट्स बनाना? बोथ आइडियाज एंड प्रोडक्ट प्रोटोटाइप्स। Got it. Let's do the practice cue. Okay. Practicing Viksit Bharat Buildathon is a massive school-level hackathon to generate innovative ideas for a developed India. Perfect. And the mini recap. In short, this program turns students from passive learners into active contributors to national development. Moving on to topic 5, World's Best School Prize 2025. हाँ, इसका जिक्र हमने शुरू में किया था। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ये एक ग्लोबल अवार्ड है जो यूके बेस्ड प्लेटफॉर्म T4 एजुकेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये उन स्कूल्स को रिकॉग्नाइज करता है जो एजुकेशन और कम्युनिटी में एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। राइट। और रियल लाइफ एग्जांपल तो हमारे पास है ही। पुणे के जालिंदर नगर गांव के एक जेडपी स्कूल ने कम्युनिटी कोलैबोरेशन कैटेगरी में ये प्राइज जीता। Yes, this proves that excellence is not limited to big cities or expensive schools. इंट्रोडक्शन में हमें ये भी बताना चाहिए कि भारत के लिए ये बहुत गर्व की बात है। 3 और भारतीय स्कूल भी शॉर्टलिस्ट हुए थे। हाँ, कर्नाटका, हरियाणा और यूपी से। बैकग्राउंड के लिए ये अवार्ड कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है? 5 कैटेगरीज में: कम्युनिटी कोलैबोरेशन, एनवायरमेंटल एक्शन, इनोवेशन, ओवरकमिंग एडवर्सिटी और सपोर्टिंग हेल्दी लाइव्स। और पुणे के स्कूल का कोर लॉजिक क्या था? उनका इनोवेटिव अप्रोच क्या था? उनका अप्रोच था विषय मित्रा यानी सब्जेक्ट फ्रेंड इनिशिएटिव। ये एक पीयर लर्निंग मॉडल है जहां सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर्स को मेंटोर करते हैं। कितना सिंपल बट इफेक्टिव आइडिया है। ब्रिलियंट। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट और यूपीएससी रेलेवेंस क्या हो सकता है? ये लोकल लो कॉस्ट इनोवेशंस की पावर को दिखाता है। प्रीलिम्स के लिए विषय मित्रा इनिशिएटिव एंड द नेम ऑफ द प्राइज विनिंग स्कूल स्टेट कुड बी रेलेवेंट। मेंस में इनोवेशन इन एजुकेशन का केस स्टडी बन सकता है। सही है। सो द कंक्लूजन इज दैट द बेस्ट सॉल्यूशंस आर ऑफन बॉर्न फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी इटसेल्फ। एग्जैक्टली। चलिए, क्विक क्वेश्चंस। पुणे के स्कूल ने किस कैटेगरी में प्राइज जीता? कम्युनिटी कोलैबोरेशन। और विषय मित्र इनिशिएटिव क्या है? It's a peer learning model where senior students mentor juniors. Simple, effective and builds community. राइट। ये अवार्ड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है? UK-based T4 Education. परफेक्ट। लेट्स प्रैक्टिस। Practicing, the Vishay Mitra initiative is a peer learning model that won a ZP school in Pune the world's best school prize for community collaboration. Great. And the mini recap. In short, global recognition can come from local community-driven innovations. अब आते हैं part 3, literacy and access to education. Topic 6, Global Education Monitoring GEM Report 2024. GEM रिपोर्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ये यूनेस्को की एक फ्लैगशिप रिपोर्ट है जो ग्लोबल एजुकेशन टारगेट्स यानी SDG 4
की प्रोग्रेस को ट्रैक करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं कि ये रिपोर्ट दुनिया के लिए एक मिरर की तरह है, जो दिखाती है कि हम क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल के लक्ष्य के कितने करीब या दूर हैं। सही। इंट्रोडक्शन में हमें ये बताना होगा कि रिपोर्ट 2024 में भारत की प्रोग्रेस को मिक्स्ड बताया गया है। मिक्स कैसे? कोर लॉजिक क्या कहता है? देखिए, दो बातें हैं। फास्ट प्रोग्रेस, प्राइमरी स्कूल में आउट ऑफ स्कूल रेट को कम करने में भारत ने तेजी से प्रोग्रेस की है, दैट्स गुड न्यूज। और स्लो प्रोग्रेस कहाँ है? स्लो प्रोग्रेस, लोअर सेकेंडरी लेवल पर आउट ऑफ स्कूल रेट कम करने और अपर सेकेंडरी लेवल पर जेंडर गैप को कम करने में प्रोग्रेस धीमी है। और इस रिपोर्ट में एक और सरप्राइजिंग लिंक बताया गया है। यस, क्लाइमेट चेंज लिंक। रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात यह है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने में एजुकेशन के पोटेंशियल को ग्लोबल एजेंडाज में अंडर रिकॉग्नाइज किया गया है। इंटरेस्टिंग। इसका यूपीएससी रेलेवेंस क्या है? यूपीएससी मेंस के लिए एजुकेशन एंड क्लाइमेट चेंज एक नया इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक हो सकता है, और प्रीलिम्स के लिए GEM रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? यूनेस्को। और इसका मैंडेट क्या है? ट्रैक SDG 4। ये इंपॉर्टेंट है। सो कंक्लूजन ये है कि द रिपोर्ट इज अ वेक अप कॉल। We're winning some battles in education, but the war against inequality and climate change needs more attention. एब्सोल्युटली। Questions. GM रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? यूनेस्को। भारत ने किस एरिया में फास्ट प्रोग्रेस की है? रिड्यूसिंग आउट ऑफ स्कूल रेट फॉर प्राइमरी चिल्ड्रन। और रिपोर्ट ने एजुकेशन और किस ग्लोबल इशू के बीच अंडर रिकॉग्नाइज्ड लिंक पर फोकस किया? क्लाइमेट चेंज। ग्रेट, लेट्स प्रैक्टिस। Practicing. The UNESCO GEM report 2024 shows India has made fast progress in reducing primary out-of-school rates, but slow progress on gender gaps in upper secondary. And the mini recap? In short, the GEM report gives a clear picture of India's educational achievements and the challenges that remain. Next up, topic 7. Digital and functional literacy. ये दो अलग-अलग चीजें हैं, है ना? इसकी डेफिनेशन क्या है? हाँ, डिजिटल लिटरेसी का मतलब है टेक्नोलॉजी यूज करना, जैसे वीडियो कॉल्स या ऑनलाइन पेमेंट्स। फंक्शनल लिटरेसी का मतलब है पढ़ी लिखी जानकारी को डेली लाइफ में यूज करना, जैसे फॉर्म भरना या इंस्ट्रक्शंस पढ़ना। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दीजिए। बिल्कुल। एक किसान जो ऑनलाइन वेदर फोरकास्ट देखकर अपनी फसल की प्लानिंग करता है इज फंक्शनली एंड डिजिटली लिटरेट। सिर्फ नाम लिखना लिटरेसी नहीं है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसमें करंट न्यूज क्या है? इंट्रोडक्शन। हाल ही में केरला भारत का पहला फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट बना है, वहीं मिजोरम भारत का पहला फुली फंक्शनली लिटरेट स्टेट बना है। वाओ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। बैकग्राउंड में फुल लिटरेसी का बेंचमार्क क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अनुसार 95% से ज्यादा लिटरेसी रेट को फुल लिटरेसी माना जाता है। ओके, कोर लॉजिक और की फैक्ट्स क्या हैं इसके? केरला ने डिजी केरला कैंपेन के तहत लोगों को डिजिटल स्किल्स सिखाई। मिजोरम ने 98.20% लिटरेसी रेट PLFS सर्वे 23-24 के साथ फुल फंक्शनल लिटरेसी हासिल की। और दूसरे स्टेट्स? लद्दाख फर्स्ट यूटी, गोवा सेकंड स्टेट एंड हिमाचल प्रदेश भी फुली लिटरेट डिक्लेयर हो चुके हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है केरला के बारे में। हाँ, केरला 1991 में फुल लिटरेसी अचीव कर चुका था पुरानी 90% पैरामीटर के हिसाब से, बट इट इज द फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट नॉट फंक्शनली लिटरेट। ये डिफरेंस याद रखना। राइट। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट और यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस क्या है? ये इनिशिएटिव्स सोशल इंक्लूजन और एम्पावरमेंट के लिए क्रिटिकल है। प्रीलिम्स में फर्स्ट फुल्ली फंक्शनली लिटरेट स्टेट मिजोरम वर्सेस फर्स्ट फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट केरला पर क्वेश्चन बन सकता है। डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। So the conclusion is कि India is moving beyond just basic literacy to functional and digital literacy, which is what's needed in the 21st century. एग्जैक्टली। चलिए, क्विक क्वेश्चंस। फंक्शनल और डिजिटल लिटरेसी में क्या अंतर है? Functional literacy is about applying knowledge in daily life. Digital literacy is specifically about using digital tools. फर्स्ट फुली फंक्शनली लिटरेट स्टेट कौन सा है? मिजोरम। और फर्स्ट फुली डिजिटली लिटरेट स्टेट? केरला। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल। फुल लिटरेसी का बेंचमार्क क्या है? 95% लिटरेसी रेट। ग्रेट। प्रैक्टिस टाइम। Practicing. Mizoram is India's first fully functionally literate state, while Kerala is the first fully digitally literate state. And a mini recap. In short, the definition of literacy in India is evolving to include practical real-world skills. इसी से जुड़ा है हमारा अगला टॉपिक, टॉपिक 8, ULLAS नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ULLAS, इसकी डेफिनेशन क्या है? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो 15+ एज ग्रुप के उन अडल्ट्स को टारगेट करती है जो फॉर्मल स्कूलिंग मिस कर गए। इसका फुल फॉर्म है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं कि मिजोरम जैसे स्टेट्स की सक्सेस के पीछे ULLAS जैसे प्रोग्राम्स का बड़ा हाथ है। बिल्कुल। इसका कोर लॉजिक क्या है? इसका टारगेट है 5 करोड़ लर्नर्स को कवर करना FY 2022-27 के दौरान। और इसके कंपोनेंट्स क्या है? सिर्फ पढ़ना लिखना? नहीं, इसमें क्रिटिकल लाइफ स्किल्स जैसे फाइनेंशियल, डिजिटल लिटरेसी, बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स और कंटिन्यूइंग एजुकेशन भी शामिल है। इट्स अ वेरी होलिस्टिक प्रोग्राम। इसका इम्प्लीमेंटेशन मॉडल क्या है? ये वॉलंटियरिज्म यानी कर्तव्य बोध की स्पिरिट पर बेस्ड है और ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम OTLS का यूज करता है। और असेसमेंट कैसे होता है? FLNAT यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट साल में 2 बार कंडक्ट होता है। इसकी UPSC रेलेवेंस क्या है? This scheme is a comprehensive approach to adult education, aligned with NEP 2020. Prelims के लिए स्कीम का टारगेट ग्रुप 15+ adults, components and implementation model, volunteerism, OTLS important है। लेट्स डू अ क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग। ULLS का टारगेट ऑडियंस कौन है?
adults aged 15 and above who missed formal schooling. Is it a central sector or centrally sponsored scheme? It's a centrally sponsored scheme. What is Ullas? Online teaching, learning and assessment system, the digital backbone of Ullas. Good. Let's practice. Practice saying, Ullas is a centrally sponsored scheme for adult education, focusing on foundational literacy, numeracy, and critical life skills through volunteerism. And a mini recap. In short, Ullas is ensuring that it's never too late to learn in India. Next, a very important topic. Topic 9. Girl education. राइट तो इसकी डेफिनेशन यही है कि भारत ने पिछले कुछ दशकों में लड़कियों की शिक्षा में एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, जिसके केंद्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं रही हैं। और इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई? इसकी इंस्पिरेशन गुजरात मॉडल से आई। राइट। तो कोर लॉजिक क्या है इसका? लेट्स स्टार्ट विद द गुजरात मॉडल। 2003 में कन्या की लवानी कैंपेन शुरू हुआ, जिसने अवेयरनेस बढ़ाने और स्कूल्स में सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स जैसे बैरियर्स को दूर करने पर फोकस किया। और फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP आया। हाँ, 2015 में नेशनल लॉन्च हुआ। इसका डुअल फोकस था, प्रिवेंट फीमेल फोर्टिसाइड और प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन। और ये एक इंटर मिनिस्टीरियल एफर्ट है ना? यस, इसमें WCD, हेल्थ और एजुकेशन मिनिस्ट्रीज एक साथ काम करती हैं। इसकी सक्सेस को कैसे मेजर कर सकते हैं? सेक्स रेशियो एट बर्थ 919 2015-16 से बढ़कर 929 2019-21 हो गया। That's a measurable success. इसकी UPSC रेलेवेंस? BBP is a classic case study of a successful social campaign. प्रीलिम्स में लॉन्च ईयर 2015 और कोलैबोरेटिंग मिनिस्ट्रीज पूछ सकते हैं। मेंस में इसके सोशल इंपैक्ट पर क्वेश्चन आ सकता है। चलिए क्रॉस क्वेश्चंस। BBP कैंपेन किस मॉडल से इंस्पायर्ड था? द गुजरात कन्या के लवानी कैंपेन। BBBP के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? प्रिवेंटिंग फीमेल फर्टिसाइड एंड प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन। कौन सी 3 मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं? WCD, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड एजुकेशन, फॉर्मली HRD। परफेक्ट। प्रैक्टिस क्यों प्रैक्टिसिंग? The Beti Bachao Beti Padhao scheme, inspired by the Gujarat model, has improved the sex ratio at birth and promoted girls' education. And the mini recap. In short, BBBP shows how a targeted multi-ministry approach can bring about real social change. चलिए अब पार्ट 4 में चलते हैं। स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड इंस्टीट्यूशंस। टॉपिक 10 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स EMRS। EMRS डेफिनेशन, एकलव्य स्कूल्स ट्राइबल स्टूडेंट्स ST को रिमोट एरियाज में क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए बनाए गए स्पेशल स्कूल्स हैं। ये 1997-98 में शुरू हुई एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इंट्रोडक्शन के लिए हम बता सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स 470 से ज्यादा एकलव्य स्कूल्स चलाती है। हाँ, इसका कोर लॉजिक क्या है? एस्टैब्लिशमेंट क्राइटेरिया क्या है? ये उन ब्लॉक्स में स्थापित होते हैं जहां 50% से ज्यादा ST पॉपुलेशन और कम से कम 20,000 ट्राइबल पर्सन्स हो। और इनकी कैपेसिटी कितनी होती है? हर स्कूल में क्लास 6 से 12th तक 480 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी होती है। एडमिशन सिर्फ ST स्टूडेंट्स के लिए है? नहीं, 10% सीट्स नॉन ST स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकती हैं। और इनकी फंडिंग कहाँ से आती है? ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 275 ऑफ 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें एक न्यू इनिशिएटिव भी है, तलाश। वो क्या है? हाँ, NESTS ने यूनिसेफ के साथ मिलकर तलाश प्रोग्राम लॉन्च किया है। फुल फॉर्म ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ एस्टीम हब। और ये है क्या? ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स, कैरियर काउंसलिंग और लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग देगा। वाओ, इसकी UPSC रेलेवेंस क्या है? EMRS ट्राइबल एजुकेशन में गेम चेंजर है। प्रीलिम्स के लिए इसका फंडिंग सोर्स आर्टिकल 275 सब 1 एस्टैब्लिशमेंट क्राइटेरिया और तलाश इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है। चलिए क्रॉस क्वेश्चंस। EMRS किस आर्टिकल के तहत ग्रांट्स रिसीव करते हैं? आर्टिकल 275 1N ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तलाश प्रोग्राम का पर्पस क्या है? To provide career counseling and life skills training to tribal students using a digital platform. क्या MRS में सिर्फ ST स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं? नहीं, 10% तक सीट्स नॉन ST स्टूडेंट्स के लिए भी एडमिट की जा सकती हैं। ग्रेट, प्रैक्टिस क्यू। Practice saying Eklavya Model Residential Schools funded under Article 275 sub 1 provide quality education to ST students with the new Talash program for career counseling. And the mini recap, in short, EMRS is not just about education, it's about empowering tribal students for the future. Sponsorships and ANRF. ANRF definition, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF ने प्राइम मिनिस्टर प्रोफेसरशिप्स लॉन्च किए हैं टू टैप इनटू द एक्सपर्टीज ऑफ रिटायर्ड साइंटिस्ट्स, ओवरसीज साइंटिस्ट्स और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। इंट्रोडक्शन, ये प्रोग्राम इंडिया के रिसर्च इकोसिस्टम को बूस्ट करने का एक बड़ा कदम है। तो इस प्रोफेसरशिप का कोर लॉजिक क्या है? फेलोशिप कितनी है? सिलेक्टेड प्रोफेसर को 30 लाख रुपीस एनुअल फेलोशिप और 24 लाख रुपीस का रिसर्च ग्रांट मिलेगा। और एलिजिबिलिटी इसमें क्या नया है? रिटायर्ड साइंटिस्ट, ओवरसीज साइंटिस्ट, NRIs, PIOs, OCIs और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स भी एलिजिबल हैं। This is a big change from previous fellowships. और इनकी प्लेसमेंट कहाँ होगी? Recipients को स्टेट्स यूनिवर्सिटीज में बेस्ड होना होगा जो ANRF के PAR प्रोग्राम में स्पोक इंस्टीट्यूशंस हैं। अब थोड़ा सा ANRF के बारे में बताइए। इसे ANRF एक्ट 2023 के तहत बनाया गया है। इसका फंडिंग मॉडल बहुत यूनिक है। यूनिक कैसे? 50,000 करोड़ ओवर 5 years, जिसमें से 72% प्राइवेट सेक्टर से आने की उम्मीद है। दिस इज अ मेजर शिफ्ट। और इसकी गवर्नेंस? PM इज द प्रेसिडेंट, बट इंटरेस्टिंगली गवर्निंग बोर्ड में कोई इंडियन इंडस्ट्री प्रेजेंस नहीं है। और इसने किस बॉडी को रिप्लेस किया? साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड सर्ब को ANRF में सब्ज्यूम कर दिया गया है। इसकी UPSC रेलेवेंस क्या है? ANRF इंडिया में R&D फंडिंग को स्ट्रीमलाइन और बूस्ट करेगा।
प्रीलिम्स के लिए ANRF का फंडिंग मॉडल, प्राइवेट सेक्टर फोकस, गवर्नेंस स्ट्रक्चर और किस बॉडी को इसने रिप्लेस किया, सर्ब, ये सब क्रिटिकल है। लेट्स डू अ क्विक क्विज। ANRF का फंडिंग मॉडल गवर्नमेंट सेंट्रिक है या प्राइवेट सेंट्रिक? हेविली प्राइवेट सेंट्रिक, 72% फंडिंग नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज से एक्सपेक्ट की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर प्रोफेसरशिप्स के लिए कौन एलिजिबल है जो पहले नहीं था? ओवरसीज साइंटिस्ट्स, NRIs, PIOs, OCIs एंड इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। और ANRF ने किस मेजर फंडिंग बॉडी को सब्ज्यूम किया है? SERB, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। ग्रेट, लेट्स प्रैक्टिस। Practice saying, the ANRF has launched Prime Minister professorships and aims to fund research with a majority of funding from the private sector, subsuming SERB. And the recap? In short, ANRF is set to revolutionize research funding in India by bridging the gap between academia, industry and government. Next, topic 12, Prime Minister Internship Scheme, PMIS. PMIS. Definition. बजट 24-25 में अनाउंस हुई ये स्कीम 5 साल में 1 करोड़ यूथ को इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी। Introduction. इसका मेन गोल है अनएम्प्लॉयबल यूथ के स्किल सेट्स और एम्प्लॉयर्स की नीड्स के बीच के गैप को भरना। कोर लॉजिक। एलिजिबिलिटी क्या है? हाई स्कूल पास, ITI सर्टिफिकेट होल्डर्स, पॉलीटेक्निक डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएट्स BA, BSc, BCom एलिजिबल हैं। कौन एलिजिबल नहीं है? पोस्ट ग्रेजुएट्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के चिल्ड्रन, ग्रेजुएट्स फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, IITs, IIMs एंड प्रोफेशनल्स CA, CS, MBBS एलिजिबल नहीं है। 8 लाख से ऊपर की हाउस होल्ड इनकम वाले भी इनएलिजिबल हैं। स्टाइपेंड कितना है? 5,000 रुपीज पर मंथ। और कंपनीज के लिए क्या रूल है? कंपनीज को 10% इंटर्न्स को एब्जॉर्ब करना होगा। इसकी UPSC रिलेवेंस। ये स्किल गैप की प्रॉब्लम को एड्रेस करने का एक डायरेक्ट अटेम्प्ट है। प्रीलिम्स के लिए एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए क्रॉस क्वेश्चंस। क्या एक IIM ग्रेजुएट स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है? इस स्कीम में कंपनीज के लिए क्या मैंडेटरी है? तो absorb at least 10% of the interns. गॉट इट। प्रैक्टिस टाइम। Practice saying, the Prime Minister's internship scheme targets non-premier graduates and diploma holders to bridge the skill gap with a monthly stipend of 5,000 rupees. And the mini recap. In short, PMIS is about giving practical industry experience to the youth who need it the most. Now for part 6, systemic reforms and challenges. Topic 13, NCERT textbooks and curriculum changes. Right. Definition. NCERT ने NEP 2020 के तहत एजुकेशन को इंडियन इथोस में रूट करने के लिए नए आर्ट्स एजुकेशन टेक्स्ट बुक्स लॉन्च किए हैं। Introduction, बंसुरी क्लासेस 3 to 5 और कृति क्लासेस 6 to 8 नाम की ये टेक्स्ट बुक्स इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस को स्कूल लेवल पर फॉर्मली इंट्रोड्यूस करती हैं। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? म्यूजिक में क्या है? स्वर, लय, फोक सॉन्ग्स, संस्कृत श्लोकास और हिंदुस्तानी कर्नाटिक रागास के बेसिक्स। और डांस में? 8 मेजर इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स, भरतनाट्यम, कथक एटसेट्रा का इंट्रोडक्शन। इनके सोर्सेज क्या हैं? नाट्यशास्त्र जैसे एंशिएंट टेक्स्ट से कंटेंट लिया गया है। और टीचिंग मेथोडोलॉजी यानी पेडागोजी? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जैसे स्टोरी टेलिंग, अभिनय, थिएटर पर फोकस है। इनके अलावा कुछ और नए चैप्टर्स भी ऐड हुए हैं? हाँ, क्लास 7 और 8 के सिलेबस में फील्ड मार्शल सैम मनेकशॉ, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जैसे वॉर हीरोज पर नए चैप्टर्स भी ऐड किए गए हैं। इसका UPSC रिलेवेंस? This is a significant step towards decolonizing the curriculum and fostering cultural pride. Prelims में 8 classical dance forms के नाम important हो सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चंस। नए आर्ट्स टेक्स्ट बुक्स के नाम क्या हैं? बांसुरी for classes 3 to 5 and कृति for classes 6 to 8. कितने क्लासिकल डांस फॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं? 8 major forms. न्यू चैप्टर में किन वॉर हीरोज को शामिल किया गया है? Field Marshal Sam Manekshaw, Brigadier Mohammad Usman and Major Somnath Sharma. ग्रेट, प्रैक्टिस क्यू। Practice saying, NCERT's new textbooks, Bansuri and Kriti, introduce Indian classical music and dance into the school curriculum, rooting education in Indian ethos. And the mini recap, in short, the new NCERT syllabus aims to create students who are not just knowledgeable but also culturally rooted. Next, topic 14, UDCE plus data and numeracy gap. UDCE plus, definition. UDCE plus, Unified District Information System for Education plus, school education पर data collect करने का एक Tough. official digital application है। Introduction. UDCE plus 2024-25 डेटा ने कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स दिखाए हैं। क्लोरोलॉजिक UDCE plus डेटा लो पहला पॉइंट क्या है? एनरोलमेंट डिक्लाइन, टोटल एनरोलमेंट क्लासेस 1 to 12 में 11 लाख की कमी आई। इसका कारण? फॉलिंग बर्थ रेट्स और प्राइवेट प्री प्राइमरी में शिफ्ट माना जा रहा है। लेकिन कहीं इंक्रीज भी हुआ है। हाँ, क्लासेस 6 to 8 में 6 लाख और 9 से 12 में 8 लाख स्टूडेंट्स बढ़े हैं। और एक वॉरिंग ट्रेंड भी है। यस, लो एनरोलमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में 0 या 10 से कम स्टूडेंट्स वाले स्कूल्स की संख्या बढ़ रही है। और प्राइवेट स्कूल्स का क्या ट्रेंड है? 11 स्टेट्स में स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के बजाय प्राइवेट स्कूल्स प्रेफर कर रहे हैं। अब आते हैं न्यूमरेसी गैप पर। ASCR 2024 वो क्या कहता है? एक और चिंता की बात, क्लास 5 के 48.7% बच्चे फ्लुएंटली पढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ 30.7% ही बेसिक डिवीजन कर पाते हैं। दिस इज एन 18 पॉइंट गैप बिटवीन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। दैट्स अ ह्यूज गैप। इसका UPSC रेलेवेंस? ये डेटा पॉलिसी मेकिंग के लिए क्रिटिकल है। UPSC मेंस में चैलेंजेस इन स्कूल एजुकेशन पर ये डेटा पॉइंट्स, न्यूमरेसी गैप, प्रेफरेंस फॉर प्राइवेट स्कूल्स यूज हो सकते हैं। क्वेश्चंस। UDIC प्लस डेटा के अनुसार प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट क्यों घट रहा है? फॉलिंग बर्थ रेट्स एंड अ शिफ्ट टू स्टैंड अलोन प्राइवेट प्री प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस। लिटरेसी और न्यूमरेसी में कितना गैप है एज पर ASCR 2024? एन 18 पॉइंट गैप।
numeracy is lagging significantly behind literacy. UDC Plus का full form? Unified District Information System for Education Plus. Great. Let's practice. Practice saying, UDIC Plus data shows a decline in primary enrollment, while the ASA 2024 report highlights a significant numeracy gap compared to literacy. Mini recap. In short, data shows that while access to education is improving in high classes, learning quality, especially in numeracy, remains a major challenge. और इसी चैलेंज से निपटने के लिए है टॉपिक 15, निपुण भारत मिशन. Nipun. Definition. Nipun stands for National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy. इसका एम है कि 2026-27 तक 3 to 9 साल के हर बच्चे को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN हासिल हो जाए. इंट्रोडक्शन. ये मिशन एसिड रिपोर्ट में दिखे न्यूमरेसी गैप जैसे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए बनाया गया है. इसका कोर लॉजिक क्या है? अलाइनमेंट. ये NEP 2020 का एक कोर कंपोनेंट है. इम्प्लीमेंटेशन समग्र शिक्षा स्कीम के अंडर इंप्लीमेंट किया जा रहा है. और फोकस एरियाज. एक्सेस एंड रिटेंशन, टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग, हाई क्वालिटी लर्निंग मटेरियल्स और चाइल्ड प्रोग्रेस ट्रैकिंग. इसकी UPSC रेलेवेंस. This mission is the foundation stone for all future learning. Prelims के लिए निपुण का full form, target age group 3 to 9 years and the deadline 2026-27 are crucial facts. क्वेश्चंस. निपुण मिशन का अल्टीमेट गोल क्या है? Universal acquisition of FLN for children aged 3 to 9 by 2026-27. ये किस बड़ी स्कीम का हिस्सा है? समग्र शिक्षा स्कीम. और NEP 2020 FLN को क्या मानता है? The cornerstone of all future learning. ग्रेट. प्रैक्टिस क्यू. Practice saying, the Nipun Bharat mission aims to achieve universal foundational literacy and numeracy for children aged 3 to 9 by 2026-27. And the mini recap. In short, Nipun Bharat is an urgent national mission to fix the learning foundation of our youngest students. Now for the big picture, topic 16, National Education Policy, NEP 2020, 5 years review. NEP 2020 Definition. NEP 2020 जिसे लॉन्च हुए 5 साल हो गए हैं, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने का एक एम्बिशियस रोड मैप है. इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है? फोकस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, रिसर्च ओरिएंटेशन एंड कंटिन्यूअस रिव्यू. Let's talk about key reforms in school education. ECE 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर. FLN के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म पर डिजिटल रिसोर्सेज और मल्टीलिंगुअलिज्म के लिए लोकल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन. और हायर एजुकेशन में key reforms. Flexibility 3 or 4 year UG degree with multiple exit options. Right. Academic Bank of Credit ABC for credit transfer. Regulation के लिए Higher Education Commission of India HCI का creation. और फॉरेन यूनिवर्सिटीज का क्या सीन है? Deakin University, Wollongong University ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में कैंपस खोले हैं. की अचीवमेंट्स क्या हैं अब तक? GER at primary level is nearly universal, 93%. 12.97 lakh teachers trained under NISTHA. Let's do a quick cross questioning. NEP 2020 का न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर क्या है? 5+3+3+4. Academic Bank of Credit का क्या फंक्शन है? तो digitally store and transfer academic credits earned from different HEIs. HECI क्या है? Higher Education Commission of India, a proposed single regulator for higher education. Okay, let's practice. Practicing. NEP 2020 promotes a 5+3+3+4 structure in schools and flexible UG degrees with an academic bank of credit in higher education. And the recap? In short, NEP 2020 is steadily changing the landscape of Indian education, from foundational learning to higher research. Finally, Part 7, Policies for Vulnerable Sections. Topic 17, National Policy on Senior Citizens. Right. Definition. भारत सरकार सीनियर सिटीजन्स के लिए एक नई नेशनल पॉलिसी बना रही है, क्योंकि 2047 तक इंडिया की 20% पॉपुलेशन सीनियर सिटीजन्स होगी. इंट्रोडक्शन. ये पॉलिसी इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन तेजी से एज कर रही है. 2011 सेंसस में सीनियर सिटीजन्स 8.23% थे. 2026 तक ये 12.16% हो जाएंगे. तो अभी एग्जिस्टिंग स्कीम्स कौन सी है? एक है राष्ट्रीय वयोश्री योजना यानी RVY. 2017 में लॉन्च हुई. BPL कैटेगरी के 60+ सीनियर सिटीजन्स को फ्री असिस्टिव डिवाइसेस जैसे वॉकिंग स्टिक्स, हियरिंग एड्स एक्सेट्रा देती है. ALIMCU इसको इंप्लीमेंट करता है. और दूसरी? इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स यानी IPSCR. एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो जरूरतमंद सीनियर सिटीजन्स को शेल्टर, फूड, मेडिकल केयर जैसी बेसिक अमेनिटीज प्रोवाइड करती है. इनके UPSC रेलेवेंस क्या है? These schemes are crucial for social security. Prelims में RVY का लॉन्च ईयर 2017, टारगेट ग्रुप BPL 60+ और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आलम को पूछ सकते हैं. Let's do some questions. 2047 तक इंडिया की कितनी पॉपुलेशन सीनियर सिटीजन्स होगी? An estimated 20%. राष्ट्रीय वयोश्री योजना RVY क्या प्रोवाइड करती है? Free assistive devices to BPL senior citizens. IP सर और RVY में क्या बेसिक फर्क है? RVY provides devices for physical disabilities, while IPSA provides basic living amenities like shelter and food. Got it. Let's practice. Practicing. The Rashtriya Vayoshri Yojana, RVY, provides free assistive devices to BPL senior citizens, implemented by ILIMCO. And the mini recap? In short, with a new policy in the works, India is preparing to ensure a life of dignity and security for its rapidly growing elderly population. तो ये थी हमारी आज की गहरी चर्चा. हाँ,
तो आज हमने पार्क के टॉप स्टेट से लेकर स्कूल्स में एआई, एकलव्य स्कूल्स, एनईपी के 5 साल और सीनियर सिटीजन पॉलिसीज तक इंडिया के सोशल एंड एजुकेशनल लैंडस्केप की एक बहुत ही गहरी छानबीन की। The common thread in all these developments is a clear shift towards a more flexible, inclusive, and technologically integrated system. लेकिन जैसा कि UDC प्लस डेटा और आसर रिपोर्ट दिखाती हैं, challenges अभी भी हैं, खासकर लर्निंग क्वालिटी में। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने एआई इन एजुकेशन की बात की और फंक्शनल लिटरेसी की भी। तो सोचिए, as we push our students towards advanced AI skills, how do we ensure that we don't leave behind a generation that still struggles with basic reading and math? टेक्नोलॉजी एक ब्रिज बनेगी या ये डिजिटल और लिटरेसी गैप को और बढ़ाएगी? इस पर सोचना जरूरी है।